आप सभी लोगों का दैनिक नवज्योति अखबार की तरफ से अभय जोशी हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों से पूर्व में चर्चा हुई थी, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, जो मेरे ख्याल से ये मुद्दा होना नहीं चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है एक मुल्क के तौर पर, एक नस्ल के तौर पर शायद सोसाइटी में अभी भी गोरे रंग के प्रति कहीं ना कहीं दीवानापन देखने को मिलता है। शायद हमारी मानसिकता में गोरे रंग के प्रति एक गुलामी है। जब हम सोसाइटी में अवसरों की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो वहां भी इन चीजों से दो चार आज भी होना पड़ता है। और ये भी एक बात गौर करने वाली है कि 21वीं सदी की हम बात करते हैं, हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन सोच कहीं ना कहीं वही पुरातन है। आज भी अगर बात होती है गांवों में, देहात में, इवन शहरों में भी, तो आप देखिए कि गोरी बहू चाहिए, गोरी बीबी चाहिए, इस तरह की एक मानसिकता हो गई। जब मैं सारी बातचीत कर रहा था तो मेरे सामने मैंने स्टडी की, रोजलिन डिमेलो करके एक जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, और उन्होंने अपना जिस तरह से एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि उनकी आधी जिंदगी इस जद्दोजहद में गुजर गई कि वो सांवली हैं। उन्हें उनकी मदर ने भी कहा कि आप क्रीम लगाया कीजिए, और वो ये साबित करती रही आधी जिंदगी कि सांवले कलर में भी कोई खराबी नहीं है, प्रतिभा हो तो सांवला कलर भी कहीं कोई मायने नहीं रखता। इसी परिचय में बात करूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना के तहत 100 लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को एयर होस्टेस की ट्रेनिंग दी, और सरकारी प्रोग्राम था, एयर होस्टेस बनाना था। लेकिन आप देखिए वहां भी विडंबना कि उसमें से केवल 8 लड़कियों का चयन हुआ, और वो भी ग्राउंड स्टाफ के लिए, जबकि वो ट्रेनिंग थी एयर होस्टेस के लिए। लेकिन एयर होस्टेस ना करके ग्राउंड स्टाफ में केवल 8 लड़कियों को नियुक्ति दी गई। तो ये क्या, आज ये सवाल हमारे सामने है, क्या गोरा रंग कामयाबी की निशानी है, या गोरे रंग को क्या काबिलियत की पहचान मान लिया गया है, जबकि गहरा रंग बहुत खूबसूरत है। त्वचा के रंग को लेकर जिस तरह से पूर्वाग्रह हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं, क्या जाति व्यवस्था में छिपा है ये पूरा रंग भेद का दायरा? क्या वर्ण व्यवस्था ने डाले हैं ये भेदभाव के बीच? हमारे अंदर तक रंग भेद का भाव जिस तरह से आ गया है, तो कई बार ऐसा लगता है एक मुल्क के तौर पर हम आज भी गोरे रंग के कहीं ना कहीं गुलाम हैं। सांवला या डार्केस्ट होना कमी नहीं, लेकिन समाज में ऐसा लगता है गहराई तक रंग भेद कहीं ना कहीं घुस गया है। सदियों से चली आ रही सोच को बदलने का वक्त है, और किसी भी व्यक्ति का आप जजमेंट करेंगे तो उसका रंग नहीं, उसकी सोच निर्णायक होनी चाहिए कि उसकी सोच क्या है। और आधुनिक युग में ये भी आपकी एक विडंबना देखी जाएगी कि नंदिता दास को एक कैंपेन चलाना पड़ा कि डार्क इज ब्यूटीफुल कैंपेन, और आपने देखा कि शाहरुख खान, जान अब्राहम और यामी गौतम जैसे सितारे जिस तरह से क्रीम को बेचते हैं, फेयर लवली, फेयर हैंडसम करके, और उसमें वो बता रहे हैं कि अगर आप गोरे हैं तो आप कामयाब हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं वो भी इस चीज को आगे ला रही हैं। एक और भी कहना चाहूंगा, एक अभी मुख्यमंत्री, में नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, नर्सेस को कोई आंदोलन करना था, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नर्सेस को सलाह दी कि आप धूप में आंदोलन मत कीजिए, आपका रंग काला पड़ जाएगा, जिसको लेके काफी बातें हुई। हमारी संसद के अंदर और संसद के बाहर भी बहुत सारी टिप्पणियां होती है जिन पे आए दिन हम देखते हैं। वो मुद्दे की तो बात हो ही नहीं रही संसद में, रंग पे बात हो रही है। और ये विडंबना है हमारे देश की कि इस समय इन हालातों में ये सब चीजें हो रही है। बहरहाल आज हमारे साथ बहुत सारे नामचीन लोग इस चर्चा में बैठे हैं, जिनका मैं पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, और फिर वो वन बाय वन आप अपनी बात रखेंगे यहाँ पर। तो मैं डॉक्टर विद्या जैन, पूर्व प्राचार्य महारानी कॉलेज, और बड़ा लंबा अनुभव, राजस्थान का सबसे बड़ा महिलाओं का कॉलेज, जहां आपने काफी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, और विभिन्न महिला सामाजिक संगठन से आप जुड़ के कार्य कर रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुनीता मीणा जी, जो वरिष्ठ
आरपीएस अधिकारी हैं, निर्भया स्क्वाड का बड़ा सफलतापूर्वक आप संचालन कर रही हैं, और मुझे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके साथ पढ़ाई करने का मौका भी मिला है। तो मैंने तो तब भी देखा आप विभिन्न आंदोलनों में रहती थी और उसी तरह का आपका जॉब है। तो सुनीता जी, आपका स्वागत है। आपके एक और में सेमिनार में जाना है, अभी हम आपको बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। हमारे साथ बैठी हैं दीपा माथुर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्वालिस एनजीओ आपकी है, विभिन्न सामाजिक संगठनों से आप मिलके कार्य कर रही हैं, और आप इस मुद्दे पे आज अपनी सोच यहाँ पे रखेंगी। आपका स्वागत है। और हमारे साथ है अलका बत्रा जी, फिक्की फ्लो की पूर्व चेयरपर्सन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के काम करने वाली। हम आपको रोज देखते हैं, कहीं ना किसी उस पर बात होती रहती है मेरी आपसे, तो आपका मैं स्वागत करूंगा दैनिक नवज्योति की तरफ से। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मशहूर आर्किटेक्चर शामिनी शंकर जी, जो किसी परिचय का मोहताज आप नहीं है। आप जिस तरह से आपने अपना समाज में एक हेलो मैम आपने अपना एक स्थान बनाया है और लोग आपको फॉलो करते हैं, हम आपको अभी थोड़ी देर में सुनने वाले हैं। हमारे साथ दिल्ली से इस समय जुड़ी हुई हैं सुपर मॉडल, लैक्मे फैशन वीक, संगीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जी, आपको अभी सुनना चाहेंगे। और मेरे अभी हमारे साथ नेहा गुप्ता जी, 40 वीमेन विंग की आप अध्यक्षा हैं, और बहुत सारे सोसाइटी में महिलाओं को लेके आप कार्य कर रही हैं। लगातार हम देखते हैं, हम सुनते हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है दैनिक नवज्योति की तरफ से। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर व्यवसायी, ज्वेलर, और फिल्मों में काफी जो सामग्रियां शूटिंग में होती है उसमें खासकर ज्वेलरी विजय गोलचा साहब लगातार प्रोवाइड कराते हैं। महान फिल्मों में आपने ज्वेलरी पहुंचाई है, और फिल्मों को लेके जो सोच है कलर को लेके हम आपसे अभी शेयर करेंगे। विजय जी हमारे साथ हैं मीता सिंह जी। मीता सिंह जी, आपका स्वागत है। आप मेजर हैं, रही हैं हमारी इंडियन मिलिट्री में, डॉक्टर हैं आप, आपका स्वागत है। आपके एक्सपीरियंस सेना में किस तरह का आपने जो देखा, वो सारी बातें हम चाहेंगे कि आप अभी गुफ्तगू में हमारे यहाँ रखें, अच्छा लगेगा। आप आइए, उसके में आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अनुपमा सोनी जी। डॉक्टर अनुपमा सोनी अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान की, और बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में। आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे भी सभी लोग। अनुपमा जी, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। अपर्णा सहाय जी, मैं अपर्णा सहाय जी, अपर्णा सहाय जी का। अबे जी अपर्णा जी भी हैं जी। हाँ। मैं अपर्णा सहाय जी का स्वागत करता हूं, और राजस्थान की वरिष्ठ जो है इंडियन अकाउंट सर्विस जो राज्य स्तर की है उसकी आप अधिकारी रही हैं, और बहुत सारे महिलाओं के संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं। तो आपके अनुभव मैडम अभी हम सभी शेयर करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। आपका दैनिक नवज्योति की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मशहूर एंकर, मॉडल, सिंगर रुचिता। रुचिता जी, आपका स्वागत है, और आपके एक्सपीरियंसेस हम अभी सुनेंगे। नवज्योति आपका स्वागत करता है, आपका वेलकम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियदर्शिनी जी। थिएटर और विभिन्न कलाओं में हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा नाम प्रियदर्शिनी जी। आपका प्रियदर्शिनी जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक नवज्योति की तरफ से, और अनुभव आपके हम डेफिनेटली अभी चाहेंगे सबके साथ हो। और मेरे ख्याल से हम चर्चा को शुरू कर सकते हैं, अगर सदन मुझे इजाजत दे तो। जी, मैं चाहूंगा। सीमा सेठी जी, अवैध जी, सीमा सेठी जी को भूल गए आप, उनका भी मैं भूला नहीं उनका इंट्रोडक्शन मैं देने जा ही रहा हूँ। सीमा सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बच्चियों के लिए बहुत समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं,
और हम देखते हैं निराश्रित बच्चियों को जिस तरह से आपने शेल्टर दिया है, और विभिन्न तरह के आपके एक्सपीरियंस हैं गर्ल्स चाइल्ड को लेके, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक नवज्योति की तरफ से। थैंक यू सो मच। वैसे आप भूले नहीं थे, जो हमेशा याद रखते हैं ना वो अक्सर नाम नहीं लेते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल ध्यान था, मैं आपका देने जा ही रहा था। मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैं आप सभी नहीं, मैंने कहा ना जो हमेशा याद रखते हैं वो नाम नहीं लेते। जी मैम, थैंक यू मैम। और मेरे ख्याल से अब हम आज के सत्र को, अगर सदन इजाजत दे तो अपन शुरू कर सकते हैं इस सत्र को। और मैं चाहूंगा विद्या जैन हमारे बीच में बैठी हैं। किस तरह का मैडम आप पूरे सिनेरियो को देखती हैं आज के दौर में, क्या सोच है? गर्ल्स आपके पास आती रही हैं, अभी भी आप गर्ल्स से जुड़ी हुई हैं, तो इस मानसिकता को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को लेके? क्या आपका वर्डिक्ट है मैम? नमस्कार सब लोगों को। अभय जी धन्यवाद जी। मुझे इस विषय पर बोलने में अफसोस भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। अफसोस इसलिए हो रहा है कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भी अगर हमें इन विषयों पर बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब लगता है कहीं स्त्री ने कुछ नहीं किया। जी। हमेशा लगता है कि, और हम खास तौर पर भारतीय संदर्भ में आज बात कर रहे हैं, और जब आप रूप रंग की बात कर रहे हैं तो साफ तौर से आप स्त्री की बात ही कर रहे हैं। हालांकि सुदर्शन तो पुरुषों को भी होना चाहिए, अच्छा उन्हें भी दिखना चाहिए, पर हम साफ तौर पे स्त्री के रूप, त्वचा, उसका रंग, गौर वर्ण, सुगढ़ उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी चाल, क्योंकि हम स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। समुद्र बरुआ ने एक पुस्तक लिखी है उपेक्षिता स्त्री, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि बचपन से बड़े होने तक हम स्त्री को गढ़ते हैं, एक खास तरह के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, और पुरुष के नजरिए को भी उसी के ओरिएंटेड बनाते हैं। तो स्त्री और पुरुष का सृजन किया जाता है, वो पैदा नहीं होते। और ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मैन और वुमेन का, इसको धीरे धीरे स्ट्रेंथन किया जाता है, ताकत दी जाती है। चाहे वो फ्यूडल समाज था जहाँ मातृत्व को आधार बनाकर स्त्री को सिर्फ बच्चे जन्मने और उनको बड़ा करने में लगाया गया, पर आज का जो सारा दौर है वैश्वीकरण का, और पश्चिम से जो एक हवा चली है कि स्त्रियों को सुंदर होना चाहिए, स्त्री को सिर्फ एक देह और चार्जर लगाना पड़ेगा, रिड्यूस करके देखा जा रहा है, जैसे स्त्री सिर्फ एक देह है, वो मन, मस्तिष्क, मेधा, प्रतिभा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक देह है। उसके खास तौर से फिगर होना चाहिए, पूरा स्लिमिंग का, फेयरनेस का एक पूरी राजनीति ब्यूटी की चलाई जा रही है, और मीडिया और मार्केट दोनों मिलकर एक गठजोड़ बनाकर विमेन की इमेज को रोज डिकंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो एक आर्टिफिशियल विमेन का क्रिएशन करते हैं। एक ऐसी स्त्री जिसका जो बहुत स्लिम फिगर होनी चाहिए, खास स्पेसिफिक फिगर उसका हो, ऐसा उसका चेहरा हो, गोरे होने की क्रीमों की तो बाढ़ आ गई है। और आपने अपने परिचय में कहा तो पुरुषों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान भी उनके लिए क्रीम्स बेच रहे हैं। अगर गोरे होने की क्रीम से गोरे हो जाते तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही खत्म हो जाता। तो सवाल ये है कि ये जो पूरी है, हम बचपन से लड़कियों को भी भरते हैं और लड़कों को भी सिखाते हैं कि स्त्री ऐसी होती है, धीरे धीरे चलती है, सॉफ्ट, सटल, करुणामयी, उस सुगढ़ चाल है, जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो, चुप रहो, शांत रहो, ऐसे सिमट के बैठो। और लड़के तो खड़े भी ऐसे होते हैं जैसे पूरा पूरा जहान उनका है, तुम तो राजा बेटा हो। वो राजा बेटा बाहर जाके फिर क्या क्या गुल खिला रहा है, अखबार उनसे भरे पड़े हैं। तो सवाल है कि ये जो जिसको हम पितृ सत्ता कहते हैं, बड़े बड़े रूप में, उसके तहत स्त्री का आर्टिफिशियल क्रिएशन किया जाता है, जिसको देह में रिड्यूस किया जाता है, और इसलिए प्लास्टिक सर्जरी के टेबल पे रोज महिलाएं मर रही हैं, क्योंकि वो अपने शरीर में ऐसे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स भरवा रही हैं जो इसके ऊपर रख दे, होने के लिए जरूरत है, जिससे उनको कैंसर हो रहा है, उनको त्वचा के रोग हो रहे हैं। आज आपको पता नहीं गाँव चार्जिंग हो रही है कि नहीं। में कॉलेजेस नहीं है, पर वहाँ ब्यूटी पार्लर्स हैं। 2-2 रुपए की लिपस्टिक्स और क्रीम्स हाथ ठेले पे बिक रही हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भरे पड़े हैं। तो सवाल है कि सौंदर्य के प्रति ये जो ललक है, और हमको जिस तरह से स्वयं पे लज्जित होना बाजार सिखा रहा है कि आपका कितना समय व्यर्थ गंवाता है, आप ये खरीदिए, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ नीड्स बाजार। अगर आप, मेरे पास नहाने के लिए 4 प्रकार के साबुन चाहिए, मुझे फेस वॉश, हेयर वॉश, पेडिक्योर वॉश, पता नहीं कौन कौन से, और अगर मेरे पास ये साबुन नहीं है तो मेरा जीना बेकार है। यानी मेरा अपने शरीर पर भी अख्तियार नहीं है। आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर माई बॉडी, एंड मीडिया मुझे सिर्फ एक बॉडी में रिड्यूस करके देख रहा है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है
और पिछले दशकों में जब हमने रिड्यूस कर दिया, यही एक वजह है जिसकी वजह से स्त्री के प्रति जो सेक्सुअल वायलेंस बढ़ी है, मॉलस्टेशन, रेप्स की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि स्त्री तो सिर्फ देह है। पूरे मीडिया के आप देखिए, कोई भी विज्ञापन उठा के देखिए, आपको कुछ भी बेचना है तो स्त्री का शरीर सामने लाओ, कृषि के उपकरण बेचने हैं तो स्त्री दिखाओ, आपको खाने का कुछ न्यूट्रिशन की चीज दिखानी तो स्त्री को लाओ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि अधिक से अधिक पैदा करो, अधिक से अधिक खपाओ, और अगर आपको खपाना है, आपको बाजार जनरेट करना है, then you need women's body। तो स्त्री के शरीर पर एक षड्यंत्र के तहत सौंदर्य प्रतियोगिता के द्वारा एशिया की और भारत की स्त्रियों को मॉडल बनाकर एक ऐसा आर्टिफिशियल क्रिएशन जिसमें जो जेन्युइन स्त्री है, मेरी और अलका की तरह, जो अपने संघर्षों के द्वारा अपनी सफलताएं तलाश करती है, वो जेन्युइन स्त्री कहीं नेपथ्य में चली जाती है। और ये स्त्री जो आधे अधूरे कपड़े पहनकर शॉर्टकट्स अपना के जो शीर्ष पे पहुंचना चाहती है, षड्यंत्र रचती है, सजी धजी रहती है, एक तरफ एकता कपूर के सीरियल्स हैं जो पता नहीं कितने सारे कपड़े पहन के वो सब करती है, दूसरी तरफ अर्ध नग्न स्त्रियां आपको मीडिया पर दिखाई देती है। तो जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन में और मीडिया और मार्केट की इस गठजोड़ ने, षड्यंत्र ने उसका पूरा जो मुकाम, उसकी जो पूरा एक इमेज है उसको डिस्टॉर्ट किया है। और वो स्त्री जो आसमान छू रही है, आप देखिए हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर बैठी हैं, आप जब एक पुलिस ऑफिसर से मुखातिब होते हैं तो क्या उनके चेहरे की तरफ देखते हैं? क्या मैं किसी पुलिस से बात करती हूँ तो उसके चेहरे, उसके गौरवर्ण और उसके कपड़ों की तरफ देखती हूँ? पर हम स्त्री के लिए जब भी बात करते हैं तो कहते हैं ये सेक्सुअल वायलेंस इसलिए हुआ कि उसके कपड़े ठीक नहीं थे, उसने ठीक कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि ये दृष्टि कहीं ना कहीं पुरुष में, क्योंकि वो सिर्फ देह की तरफ स्त्री के देखता है, और ये पूरा षड्यंत्र मार्केट का है। तो मुझे लगता है आज एक समय है जब एक नई स्त्री और नए पुरुष का सृजन करें, उनकी मानसिकता में बदलाव लाएं। आप और मैं एक मित्र, साथी, सहयोगी के रूप में काम करें। हम सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम मानव हैं, हम इस समाज में कुछ करने आए हैं। वी शुड राइज अबव आवर सेक्सुअलिटीज, we should rise above our bodies. We are mind, souls, intellect, emotion and many more qualities we have, you know. तो अगर हम देखते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा विद्या मैम कि सोसाइटी, खासकर हमारा परिवार, इस सोच को बदलने में किस तरह की भूमिका निभा सकता है? जो रेसिज्म है, ये जो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म अपन कह सकते हैं, तो इसको कैसे, क्या माता पिता के संस्कार या किस तरह से कैसे आप देखती हैं? बिल्कुल, माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता को ये बहुत, लड़के और लड़की में भेद करना बंद करें, और लड़के और लड़की को एक तरफ से, अब लड़के तो कभी भी रात को लेट आ रहे हैं और लड़कियों पे हम लगातार पाबंदियां लगाते हैं, और फिर लड़की उस कुंठा का शिकार भी हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़की कायर है, कमजोर है, कोमल है और लड़के राजा बेटा है, इस स्टीरियोटाइपिंग का खामियाजा लड़कों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उनको हम कहते हैं तुम रफ एंड टफ हो, तुम तो मर्द के कभी दर्द नहीं होता, तुम राजा बेटा हो। मर्द के भी दर्द होता है, ही इज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड, ही इज आल्सो आउट ऑफ जॉब, ही इज नॉट गेटिंग प्रमोशन, और उसको भी आप दबाव देते हो। इसलिए स्टीरियोटाइपिंग, पैट्रियार्की के बंधन, आज जब आप लड़कियां कहाँ नहीं है, आप चारों तरफ नजर फैलाइए, सब तरफ तो लड़कियां, जब अवसर मिलते हैं लड़कियां दुगनी तिगनी मेहनत करके खुद को सिद्ध करती है। मैंने इतना काम किया, मुझे तो कभी वर्ण और इस तरह की बात कभी सामने नहीं आई। तो ये जो कुंठाएं, ग्रंथियां, टैबूज हमारे मन में है, उनको तोड़ने की, उन गांठों को, ये मन के जो जाले हैं उनको साफ करने की जरूरत है। निश्चित माँ की भूमिका, पिता की भूमिका, शिक्षिका की भूमिका, सहयोगियों की भूमिका, समाज की भूमिका बहुत। चलिए, थैंक यू मैम। मैं आपके पास आता हूँ, हमारे साथ सुनीता मीणा जी हैं, उनको एक मीटिंग में जाना है, तो मैं, अगर आप सभी लोग, सुनीता मीणा जी की मीटिंग में जाना है, और मैंने देखा है आपने, सुनीता जी उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय की महासचिव बनी जब सिनेरियो इस तरह का था, उस समय विपरीत माहौल में आप जीत के आती हैं, और एक बहुत बड़ी जीत राजस्थान में बड़ा अलग तरीके से उसे लिया गया, आपकी जीत को रिकॉर्ड बना के आप आई। उसके बाद आपने आरपीएस का ये एग्जाम क्रैक किया, आपकी पूरा फैमिली में आपके बहुत सारे अधिकारी भरे हुए हैं। क्या मैडम अभी आप निर्भय स्क्वाड भी कर रही हैं, तो किस तरह से आप सरकारी प्रशासनिक मशीनरी में भी क्या
इस रंग भेद को आप कहीं देखती हैं, ये केवल प्राइवेट सेक्टर में ही है? देखिए, जो सरकारी काम में का देखा है मैंने, तो वहाँ पे मैंने कहीं रंग भेद वाली स्थिति नहीं देखी। मैंने अभी तक 20 साल की मेरी नौकरी हो गई है, जिसमें मैंने कहीं भी ये चीज नहीं देखा है कि उसका रंग किस वजह से कैसा है और उसकी वजह से उसको तवज्जो दी जा रही हो। क्योंकि ये सच्चाई है कि यहाँ काम को ही तवज्जो मिलती है। और मैं सभी उन महिलाओं को और बच्चों को जो मुझे देख रहे हैं, जो लड़के और जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता। साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगी कि रंगों से कुछ नहीं होता, रंगों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सच्चाई यही है लाइफ के अंदर कि आपका हौसला सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका आत्मविश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका कर्म ही प्रधान है। और जो काम आप कर रहे हो उसी से ही आपकी पूछ बनती है, न कि इससे कि आपका रंग कैसा है, आप कैसे हो। आपकी जो इनर ब्यूटी है, जो आपकी आंतरिक सौंदर्य है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और पूरी जिंदगी में वही काम आता है। तो इसी पर काम करने की जरूरत है, न कि चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम देके के अपने टाइम को बर्बाद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने जितने भी टीनेजर साथी मुझे अगर सुन रहे हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि समय वापस कभी नहीं आता। जो एक बार समय चला जाता है वापस नहीं आता। तो प्लीज समय का सदुपयोग करें और अपने शरीर को उजला बनाने के लिए टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसे कोई नहीं पूछता। क्योंकि गोरा रंग के लिए आपने सुना भी है कि गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। तो मेल ही नहीं है रंगों का। और आजकल तो किसी भी जगह कहीं भी, और स्पेशली मैं कानून में भी आपको बताऊं कि संवैधानिक रूप से स्पष्ट है कि कहीं भी आप रंग भेद कर ही नहीं सकते। अगर गलती से आपने रंग भेद कर लिया और किसी ने इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी, तो आप लोग सीधे अंदर जाओगे। तो आप लोगों से स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि कानून बड़ा सशक्त है और ये मानसिक प्रताड़ना के अंदर आता है। अगर आपने किसी महिला के साथ में या किसी पुरुष के साथ में आपने ये किया कि तुमकी गोरे को प्राथमिकता देना है, ब्लैक को नहीं देना है, और कलर को आपने या रंग भेद नीति अपनाई, तो बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो। तो इस वजह से ये निश्चित रूप से क्लियर है कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सुनीता मैम, भी नहीं किया जा सकता। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था, एक ट्रेडिशन ऐसा बन गया हमारी सोसाइटी में कि कृष्ण जी सांवले थे तो पुरुषों को ही मान लिया गया सांवले चलेंगे, राधा गोरी थी तो उनको ही माना गया, सब महिलाओं गोरी। ये ट्रेंड सेट कहीं ना कहीं हमारी शायद दादी जी, नानी जी, फैमिली से ट्रेंड चलता है और उसके बाद एक रूप ले लेता है पुख्ता तौर पे। आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, जैसे सबसे पहले हमें हमारे सामाजिक रूप से काफी चेंजेस करने की जरूरत है। हमको हमारे बच्चों में ये नींव डालनी पड़ेगी कि रंग भेद ना करें, कि किसी भी हालत में कि राधा गोरी थी और जैसे कान्हा था तो उनका रंग भी सांवला था, परंतु उनका कर्म प्रधान है। तो निश्चित रूप से रंग का तो कहीं किसी भी चीज में योगदान ही नहीं है कि हम अगर सभी उजले रंग वालों को आगे कर दें और इसके बाद में वो टैलेंटेड है या नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वास्तव में रंग से कुछ नहीं होता, आपके कर्म से सब कुछ होता है। यही बात हमें अपने हर परिवार को, समाज में पूरे देश के हर परिवार को, हर माता पिता को अपने बच्चों में डालनी होगी। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। कई सारी बातें ऐसी आती हैं कि जब बच्चों को ज्यादा प्रेशर आप डालते हो कि आपका रंग ऐसा है या आप उसको करते हो तो हीन भावना में लाते हो, ये गलत है। और जो बच्चियां गलत, ये जो हीन भावना में आ रही हैं, ये भी गलत है, क्योंकि रंगों से कभी किसी की सफलता आज तक मिली ही नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रोफेशन हो, चाहे वो ग्लैमर वाली दुनिया ही क्यों नहीं हो, वहां भी आप देखिए कि आदमी वो ही सफल होता है जिसके अंदर टैलेंट होता है। तो अपने अंदर के जो टैलेंट को निखारिए और फिर देखिए आपके चेहरे पे क्या कॉन्फिडेंस की चमक आती है। ये चमक इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्फिडेंस की चमक आपके सामने आएगी ना, वो रंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कॉन्फिडेंस की चमक, वो टैलेंट आपको जिंदगी में हर जगह सफलता दिलाएगा। हर जगह आप सफल होंगे और आप अपना एक इतिहास रचेंगे।
मैं सभी बच्चों को, सभी माता बहनों को, सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं, चाहे इनका रंग रूप कुछ भी हो, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो इसलिए आपका कोई भी रंग रूप हो, आपका कोई भी रंग हो, आपको डरने की, सहन करने की, हीन भावना लाने की, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो जीत आपकी होगी। बहुत खूब सुनीता मैम, बहुत अच्छी। मैं एक और आपसे चाह रहा था शेयर करना कि आज इस पूरे मामले पे जब मैं कहीं किसी परिवार के साथ बैठा था तो उनके 5 सुपुत्रियां हैं, 5 पुत्रियां हैं, जिसमें से 3 का जो कलर है वो फेयर कह सकते हैं आप, और 2 का कलर उस रूप में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बात में आई बात, जैसा उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो, चूंकि चर्चा में इस बात को नहीं लाना चाहती थी, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस बात को लेकर भेदभाव हमारे परिवार में भी हुआ कि हम कहीं ना कहीं उस तरह का कलर हमारा नहीं है जो हमारी 3 बहनों का है। ये हमें बार बार अखराया गया, बचपन से लेकर हमारी मैरिज तक अखराया गया कि शायद तुम्हारे दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ग्रंथि हमारे अंदर बैठा थी, हमारे इस परिवार में। क्या कहना चाहिए इसका? ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये मानसिक प्रताड़ना कहलाएगी। अगर आप रंग भेद कर रहे हैं, चाहे अपनी बच्चियों में कर रहे हैं या आप किसी के सामने जिनकी बच्चियों को आप देखने जा रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रंग भेद करना कानूनन अपराध है, संवैधानिक नहीं है। तो प्लीज ऐसा रंग भेद ना करें। और जितने भी माता पिता हैं वो बच्चों में बचपन से ही ये बीज बोए कि बच्चों, अगर तुम में टैलेंट होगा ना तो तुम्हारे लिए दहेज तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे रिश्ते खुद चल के आएंगे अगर तुम में दम होगा। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, रंग रोगन के लिए मजबूत नहीं होइए बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए और अपने आप को सुदृढ़ बनाइए ताकि खुद आपके रिश्ते चल के आए। और दहेज तो फिर लगता ही नहीं कहीं भी। तो रंग रूप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है माता पिता को यह कहने की कि अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति में टैलेंट होता है, उस टैलेंट को आगे लेके जाए, ताकि उस टैलेंट को निखारेंगे तो आपकी बच्चियों को कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मुझे पसंद नहीं है। आप समझ गए? आने वाले टाइम ऐसा आएगा कि लड़कियां चुनेंगी लड़कों को, और वो दम होगा इस बात को लेकर क्योंकि उनमें टैलेंट होगा, वो पढ़ी लिखी होंगी, वो वास्तव में आगे आएंगी। तो रंग भेद करना गलत है, चाहे वो महिलाओं के साथ कर रहे हो चाहे पुरुष के साथ कर रहे हो। इसी प्रकार से जाति भेद करना भी गलत है। वर्ण व्यवस्था का हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का अस्तित्व न तो है और न ही होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो प्लीज आज इससे आप खबरदार हो जाइए जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये असामाजिक है, ये किसी भी व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना देने के बराबर है। तो किसी भी रूप में आप किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाएं इस चीज को कहकर कि तुम्हारा रंग ऐसा है, तो ये गलत होगा। थैंक यू। इसके लिए यस सर, यस सर। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप कुछ? मैं यही कह रही थी कि हम सबको मानसिक रूप से सुदृढ़ होना होगा कि हम आंतरिक जो सौंदर्य है, अपनी इंटरनल ब्यूटी है, उसको निखारें और इस चीज को साबित करके दिखाएं दुनिया के सामने कि भारत की जो महिलाएं हैं, भारत के जो पुरुष हैं, वो किसी भी आधार पे, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। हम कल भी नंबर 1 थे, हम आज भी नंबर 1 हैं और हम हमेशा नंबर 1 रहेंगे। किसी भी हालत में हमें किसी भी रूप में आप भेदभाव से पीछा नहीं कर सकते। सुनीता मैम, एक बात और पूछूंगा, लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आप तो लगातार देख रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं, क्या इस तरह के कॉम्प्लेक्स को लेके क्या कभी किसी कोई केस दर्ज होते हैं? क्योंकि सोसाइटी में जब परिवार की बात हम कर रहे हैं तो इमोशनली लोग एक दूसरे डोरी से जुड़े हुए होते हैं और भेदभाव भी होता है, लेकिन वो बात खुल के नहीं आ पाती तो वो वही बात दफन हो जाती है। तो क्या इस तरह मामले आपके पास आते हैं तो आप क्या करती हैं? जी मैम, आपने सवाल सुना मैम मेरा?
हाँ नहीं, अभी अधूरा सुना। मैम, इस तरह के मामले कलर कॉम्प्लेक्स को लेके या भेदभाव के मामले क्या आप तक दर्ज हो पाते हैं? क्योंकि ये इतने अपने लोग करते हैं आपके साथ भेदभाव, जिनकी आप नॉर्मली आप एफआईआर नहीं कराते, आप उनके लिए शिकायत नहीं करते। आप जानते हैं कि आपके साथ आपका शोषण हो रहा है, आपके प्रति अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से आप इतने जुड़े हुए होते हैं कि आप कहते हैं चलो छोड़ो। तो ये क्या इस तरह के मामले कभी आते हैं आप तक? में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो नहीं होता कि खाली मेरे रंग को लेकर किसी ने मेरे पास में इस तरह से मुझे मानसिक प्रताड़ना दी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि लोग परेशान हो लेते हैं, दुखी हो लेते हैं, लेकिन इस चीज की एफआईआर दर्ज नहीं कराते। जबकि सच्चाई ये है कि उनको डरना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब भी हमारे पास में 498A के जब भी मुकदमे आते हैं तो उनमें कहीं न कहीं ये लिखा हुआ होता है कि वो मुझे इसलिए भी प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज के साथ-साथ वो ये भी कहते थे कि लड़की काली है या लड़की का रंग ये है, मुझे तो ये रंग पसंद था। इस तरीके की कुछ एक चीजें उसके अंदर वो साथ में जुड़ी हुई आती हैं। पर पर्टिकुलर इस शब्द को लेके कोई मुकदमा पर्सनली नहीं होता, लेकिन ये चीजें कहीं के जुड़ी आती हैं, जो कि वास्तव में इस चीज को बताती हैं कि समाज में स्तर कितना नीचे जा रहा है। प्लीज ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस चीज को लेकर जब हम काउंसलिंग कराते हैं, जब बैठाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तब उनके चूंकि कानून का डर होता है तो तुरंत उनको समझ में आ जाता है। अब उसी समय सारी बातें उनके समझ में आ जाती है। लेकिन इस तरीके का जो गलत आप काम कर रहे हैं, और जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं या जो भी पुरुष या जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है जो कि रंग भेद का अगर शिकार हो रहा है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी, खासकर महिलाओं के लिए, कि हमारे यहाँ पे हमारी एक हेल्पलाइन है और वो है 1090 1090। आप जरूर इसको नोट करके रखिए। इसके अलावा 112 और 100 नंबर भी हमारी हेल्पलाइन है। और एक हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7300363636। इन नंबरों पे आप कॉल करेंगे तो आपकी पहचान, सबसे बड़ी बात है कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें किसने कंप्लेन की। अगर कोई रंग भेद भी आपके साथ कर रहा है तो आप तुरंत 1090 पे कॉल कीजिए। हम आपकी पहचान को गोपनीय रखेंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये बात जरूरी है कि हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और कॉल करना है। बहुत बहुत आभार। और सुनीता मैम, आपने बड़ी बेशकीमती बातें बताई और आपने सही कहा, ये जो नजरिया है इसको हमें आगे आके तोड़ने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। आपका बहुत बहुत आभार है मैडम इस चीज के लिए। और मैं अब चाहूंगा कि हमारे साथ संगीता जी तक आवाज अगर मेरी आ रही हो। जी सर। संगीता, आपका बहुत इसमें एक्सपीरियंस आपने देखा है, ग्लैमर इंडस्ट्रीज से आप आती हैं, मॉडलिंग में आप हैं, किस तरह के क्या आपने इन सब चीजों को पाया, देखा, महसूस किया? तो सर बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज जैसा कि मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और वहाँ की जो मेंटालिटी है और वहाँ के जो मतलब हमें एक तो स्कूल में सबसे ज्यादा, जैसे मैम ने बताया था कि स्कूल में ये बहुत ज्यादा डिफाइन करना पड़ेगा कि देयर इज नो कि ये गोरी है या ये काली है, ये बहुत चीजें होती है। और जब मैं फैशन इंडस्ट्री में आ रही थी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बिकॉज मिस इंडिया के ऑडिशन देने आई थी और मिस इंडिया में ऐसा होता है कि वो ब्यूटीफुल लड़कियां, उनका वो वैसा ऑरा, उनका बात करने का तरीका, और मैं बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये फैशन क्या होता है। और अगर आप एक ऑडिशन देने जा रहे हो तो आपके पास वैसे शॉर्ट्स होने चाहिए या फिर आपके पास वन पीस होना चाहिए, जो मैंने कभी पहना भी नहीं था। मतलब मैं पूरी स्कूल में टॉमबॉय जैसी रहती थी, खेलना कूदना, और स्कूल से घर, घर से वापस घर, घर से वापस स्कूल, स्कूल से वापस घर। और पापा मेरे जैसे डिफेंस में हैं तो इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता था। आप किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते थे, और जो ट्यूशन टाइमिंग होता था सेम टाइमिंग में कॉल वगैरह पापा ऑफिस से आते थे कि हाँ बच्चों की छुट्टी हो गई, लेडीज आना है, वापस ऐसे आना है। और स्कूल में भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे बुले किया है पूरी तरीके से कि
इसका तो कलर बहुत डल है या फिर बहुत काली है तो इसको पीछे खड़ा कर देते हैं। बट टचवुड मैं अपनी एक चीज बहुत अच्छी कि मुझमें मैं कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। तो मेरा स्पोर्ट्स अच्छा था तो उसकी वजह से इतना ज्यादा मुझे उसका जो एक होता है ना बुले का टॉर्चर टाइप वो नहीं हुआ। तो मैंने स्कूल में देखा कि सब सारी लड़कियों के फ्रेंड्स बन रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं उनका वो सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं और सबसे अच्छे से सब लोग ग्रुप बना रहे हैं मिलके। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था बिकॉज कोई चाहता ही नहीं था। हो सकता है मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो जो हमारी जो फैमिली होती है, जो सराउंडिंग होता है वो बहुत मैटर करता है। लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। तो उन्होंने भी यही सीखा होगा कि ये वैसी है तो इससे नहीं बात करनी है ज्यादा। और बाहर के लोग जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में भी जाते थे खेलने के लिए तो सारी लड़कियों के फ्रेंड्स बन जाते थे, मेरे बहुत कम बनते थे। मैं कोशिश करती थी उन लोगों से टच मतलब लाइक फ्रेंड्स बन जाए, हम लोग सब लोग एक मिलके रहे, एक यूनिटी में रहे। बट वैसा नहीं हो पाता। तो और जब मैंने फैशन मूवी देखी मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जो इतनी मतलब इतनी इतनी हॉट लड़कियां और इतने एकदम अपने आप को मेंटेन करके अच्छे गारमेंट्स पहन के डिजाइनर्स की कलेक्शन को दिखाकर वो वॉक करी है, तब मुझे पता चला कि यार फैशन भी कुछ होता है। और वहाँ पे लाइक मेरी जैसी लड़कियां जो थोड़ी सहमी हुई सी हैं, जो थोड़ी मतलब उनको डर लगता है कि अगर हम कुछ कभी लिपस्टिक लगा लेंगे या थोड़ा सा भी हल्का सा भी या लाइनर या काजल या कुछ भी ऐसे कर लेंगे तो लोग हमें ऐसे बोलेंगे। और मेरे साथ तो इंसिडेंट भी हुआ है कि मैं जा रही थी और मैंने हल्का सा लिपस्टिक लगा लिया था मम्मी का मतलब वहां पे कुछ लड़के थे वो उन लोगों ने इतना कमेंट किया और मैं घर आके इतना रोई हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कोई बात नहीं, लोगों का काम है बोलने का, हमें पता है हमें क्या करना है, समझ रही हो तुम। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं कभी कुछ कर ही नहीं, मैंने अपनी मम्मी को क्या मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मम्मी बोलती नहीं ऐसा नहीं है, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा सुंदर हो। जी और जैसा कि आपने अभी बताया था कि 5 जो लड़कियों का केस था, हम भी 5 मतलब हम 4 सिस्टर्स हैं, एक भाई है और मेरी जी जो तीनों सिस्टर है वो फेयर है। जी मैं और मेरा भाई 10 की है। तो हम भी कहीं शादी वादी में जाते हैं तो डेफिनेटली ये चीज होती है कि इन तीनों के तो रिश्ते आराम से हो जाएंगे। मम्मी पापा नहीं बोलते लेकिन जो जो हमारे कलीग जो हमारे रिश्तों में लगते हैं वो बोलते हैं कि अनु के लिए तो अभी टाइम है, आएगा उसके लिए। तो वो मुझे समझ में आता है कि वो क्यों बोल रहे हैं बिकॉज कलर का कहीं ना कहीं है कि तीनों बेटियां इतनी सुंदर सुंदर है तो इनके तो आराम से रिश्ते हो जाएंगे और ये सब। मतलब मैंने सुना है, मैंने देखा है, लोग बहुत ज्यादा करते हैं सर। मैं अपने स्कूल कॉलेज में भी जाती थी जब मैं फैशन में इन्वॉल्व हो रही थी। तो फैशन ट्रेंड में कोशिश कर रही थी कि मैं अगर कॉलेज जा रही हूँ तो लोगों को लगे कि हाँ ठीक है यार ये हमारे कॉलेज की लड़की है, वो इतना कुछ आगे जा रही है कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा तो पॉजिटिव नेचर है, मैं सोचती हूँ सब खुश रहे, किसी को देख के लेकिन अगर कोई इंस्पायर हो रहा है। लेकिन संगीता आपने न केवल जो प्रतिभान थे, जो स्थापित परंपराएं थी उन्हें तोड़ा और एक मुकाम हासिल किया। लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े मंचों पे आपने नो डाउट अपने हिंदुस्तान का और एक नाम रोशन किया। मैं कहना चाहूंगा आज भी अगर फिल्मों की बात करें हम तो जो फेयर कॉम्प्लेक्स लिए हुए महिलाएं होती है, युवतियां होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अच्छे अच्छे रोल झपट ले जाती हैं। और फिर जो बहुत छोटे बहन के या काम वाली मतलब इस तरह के जो रोल होते हैं वो शायद कहीं ना कहीं कलर को देख के ऐसा, मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया ऐसे ही। मैं एक उदाहरण दूं, काजोल जब आई बाजीगर में तो उनका कलर था, फिर जब डीडीएलजे तक आती हैं वो तो पूरा उनका रूप चेंज हो जाता है। इसको कैसे सर ये देखती है? चीज इस चीज के लिए मैं इवन दीपिका मेरा शी इज वेरी गुड, मैं कुछ बोल रही नहीं हूँ, बट व्हेन शी वाज वेरी मॉडल सेशन में वो अपना सब जब वो इंडस्ट्री में आई थी एज अ मॉडल वो वहां पे थी तो उनका भी कलर ऐसे ही था, नॉर्मल सा था, इतना कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करने लग गई तो वो नो डाउट सर हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिकॉज आप हर दिन शूट कर रहे हो, आप हर दिन काम कर रहे हो, तो कोई भी ऐसी केमिकल चीज आपकी बॉडी को अगर हार्म करेगी तो आप ध्यान रखेंगे। अगर हमें चोट लग जाती है तो हम कोशिश करते हैं उसको जल्दी ठीक हो जाए, तो हमें वो सोप्रामाइसिन लगानी पड़ेगी। तो वही चीज है। लेकिन
मैं इस चीज से हूँ कि उन्होंने भी अपनी जो स्किन टोन था उसको फेयर कराया, उसको पूरा वैसे नरिश किया उस चीज में। मैंने एक फॉर्म भरा था, उसमें मैंने यही लिखा था कि ऐसी कौन सी मॉडल है जिससे आपको लगता है कि उसे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने उस फॉर्म में क्लियरली लिखा था कि मैं नहीं चाहती थी कि दीपिका पादुकोण मॉडलिंग छोड़ के उसमें चली जाए, बिकॉज वो हमारे फैशन इंडस्ट्री को बहुत इंटरनेशनल लेके जा सकती थी। और फिर उन्होंने वो अपना रंग भी थोड़ा ऐसे लाइट करा लिया और उसके बाद इसमें कंटिन्यू कर लिया फिल्म में। और ये होता है सर, ऑडिशन देने जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग। मैं भी मुंबई गई हूँ ऑडिशन देने के लिए, और कहीं ना कहीं जैसे मतलब एक तो कॉन्टैक्ट नो डाउट होते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे कोई कॉन्टैक्ट भी हो तो उसको काम मिले, बट आप ये भी तो देखो उनमें वो टैलेंट है कि नहीं है। तो ये कहीं ना संगीता, कहीं है आपने सर। टैलेंट के दम पे एक अपना नाम रोशन किया, तो अब वो लड़के आपके ऑटोग्राफ लेने आते होंगे जो कभी कॉलेज वॉलेज में थे। तो मेरे स्कूल के हाँ, स्कूल के कुछ लोग जो मतलब कभी ऐसे टाइम था जो कभी मतलब नहीं बात करते थे, और वो अब मुझे देखते हैं, और अब मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी कोशिश करते हैं कि कनेक्ट हो जाए। सब मुझे मैसेज करते हैं, जिसको मैं जानती हूँ डेफिनेटली मैं उससे बात करूंगी। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे मेरा मतलब मुझे ज्यादा डीमोटिवेट किया या डिमोरलाइज किया है, तो मैं उनको इग्नोर करती हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी लाइफ में नेगेटिव या टॉक्सिक लोग हो। बिकॉज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही और चाहती हूँ कि सब जो मेरे आसपास रहे वो हमेशा खुश रहे। ये जरूरी है, आप उन लोगों को कहीं ना कहीं सबक सिखा रही हैं, एक लेसन दे रही हैं कि ये सोच एक्चुअली जो सर, आपकी क्योंकि थी। मुझे उनके थ्रू, बट मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज अगर वो ये सब नहीं करते तो मुझे कितना कुछ नहीं पता चलता। बट आई एम हैप्पी ऑल्सो कि उन लोगों ने देखा कि ये बंदी कहाँ थी और कहाँ आ गई। तो मुझे वो सुनने को बहुत मिलता है। मम्मी से भी बहुत लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि संगीता तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है और ये सब। तो मम्मी मुझे बताती है कि वो आंटी ने कॉल किया था, ये वो किया था। तो मैं बोलती हूँ ठीक है मम्मी, आप नॉर्मल रहो, सबके साथ कोई परेशानी नहीं है। तो आपका ये जो सफलता का सफर है ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे, हमारी थैंक यू शुभकामनाएं हैं। सो मच आपने सर, थैंक इस यू सो इंडस्ट्रीज मच। में कई तरह की धारणाएं तोड़ी हैं और आप जैसे लोगों जी की जी जी, निसंदेह जरूरत है। आपका शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ दीपा माथुर थैंक यू सो बैठी मच। हैं। मैं चाहूंगा दीपा माथुर, जिस तरह से कई सोसाइटियों में आप दीपा जी काम कर रही हैं, तो क्या कहना है आपका इस पूरे नजरिए पे जो सोसाइटी का है? सबसे पहले अभय जी तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने ये विषय लिया जिस पे बहुत चर्चा की और अभी जरूरत है और इस पे बहुत कम काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी संस्कृति है, समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी संस्कृति है वो त्वचा के रंग पे बेस्ड संस्कृति है। दशकों से हम एक इस रंग भेद की नीति को अपना रहे हैं। तो आप देखिए अभी जैसे कि सुनीता जी ने एक गाना मेंशन किया, मैं आपको 60 के दशक में ले जाती हूँ कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, मतलब गोरे रंग को एक गुण माना गया है। यह एक और गाना था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, मतलब काले व्यक्ति को अपना दिलवालापन प्रूव करने पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गाने, ये सामाजिक जो पिक्चरों में हम देखते हैं, ये सब चीजें हम अपने सोसाइटी से पिकअप करते हैं। तो आप समझिए कि ये जो समस्या है ना, ये नई समस्या नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है और इसने अपने सारी जड़ें जमा ली है यहाँ पे हमारे समाज में। और आग में घी डालने का काम किया है इन फेयरनेस क्रीम वालों ने, जो कि अपने विज्ञापनों में ये दिखाते हैं कि एक लड़की इसलिए एयर होस्टेस नहीं बन सकती क्योंकि वो लड़की गोरी नहीं थी, और उसके फादर उसको क्रीम लाके देते हैं जिसको लगा के वो गोरी होती है और अल्टीमेटली वो एयर होस्टेस बनती है। और अभी जैसे आपने एक प्रकरण हमसे शेयर किया, तो ये विडंबना हम बहुत बहुत सालों से हम इस विडंबना को सह रहे हैं। साउथ इंडिया में मैं शेयर करना चाहूंगी, एक ट्रेडिशन है जो बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि अगर वहां पे लड़की कंपैरेटिवली फेयर स्किन की होती है तो उसको डांस सिखाया जाता है, क्योंकि वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म ऑफ आर्ट है। और अगर वो सांवली होती है तो उसको सिंगिंग में डाला जाता है। तो ये एक साउथ इंडियन ट्रेडिशन है जो आज तक चल रहा है। और मैं चूंकि गांव में काम करती हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ संगीता से कहना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही बहादुर लड़की है और साथ में किस्मत वाली भी है। वो बहादुर है कि वो ऑड से लड़के इस मकाम पे पहुंची, और वो किस्मत वाली है कि उनके इतना अच्छा उनको पारिवारिक ढांचा मिला। लेकिन सब लड़कियां इतनी किस्मत वाली और इतनी बहादुर नहीं होती, क्योंकि जो हमारा भारत है, अभी हम यहाँ जो एक पैनल में बैठे हैं या हम जैसे लोग,
वो एक मुट्ठी भर है सारे, अगर भारत में देखा जाए तो। और ये समस्या ज्यादातर लड़कियां भुगतती हैं, इस समस्या का जो को भुगत रही हैं लड़कियां। तो मैं जब, क्योंकि बहुत सालों से गाँव में निम्न वर्ग में और मध्यम वर्ग में, इस वर्ग में बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, 15 से 20 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ उन लोगों से। तो मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब गांव में लड़की पैदा होती है या एक मध्यम परिवार में लड़की पैदा होती है तो वो एक बहुत खुशी का मौका नहीं होता। इससे हम सब वाकिफ हैं और बेटी बचाओ पे बहुत काम हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है। और अगर वो लड़की का रंग सांवला है तो वो पूरे परिवार का जो ढांचा है ना, उस पूरे परिवार का फाइनेंशियल ढांचा बिगड़ जाता है। अब वो कैसे बिगड़ जाता है कि माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये लड़की सांवली है और सुंदरता को और सांवलेपन को बहुत क्लोजली देखा गया है, तो इस लड़की की कैसे हम शादी करेंगे, क्योंकि भारतीय परिवारों में शादी एक माइलस्टोन है। उसकी पढ़ाई का नहीं सोचते हैं कि इसको हम बुलंद करेंगे, वो ये सोचते हैं कि हम किस तरह पैसा ज्यादा बचाएं जिससे हम ज्यादा दहेज देके या ज्यादा अच्छी इसकी शादी करके इसको एक सही लड़का मिल जाए, क्योंकि ये गोरी नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से अच्छा परिवार इसको मिलना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं आपसे कह रही हूँ प्रबुद्ध वर्ग की और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी सोच की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ मैं एक आम लोगों की बात कर रही हूँ, उस भारत की बात कर रही हूँ जो छोटे शहरों में बसता है, जो गाँवों में बसता है, उस भारत की मैं बात। दीपा जी नजरिया बदल क्यों नहीं पा रहा? हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। नजरिया देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो होती है माइंड सेट आदमी का। मेरा मानना है कि चांद पे रॉकेट भेजना एक इजी काम है और किसी के माइंडसेट को चेंज करना एक बेहद मुश्किल काम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी इस फील्ड में ज्यादा काम नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग जिन्होंने शायद वो दर्द भुगता है, वो बहुत कम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जब इस रंगवाद पे चर्चा नहीं हो रही, जब ये रंगवाद की भावना पे, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही, लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही, तो इसमें अवेयरनेस भी कम है और ये एक बहुत मुश्किल काम है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये देखिए माँ बाप का नजरिया बदलना बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। इट विल बी व्हाट आई कैन से, इट विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट, बहुत धीरे धीरे बदलेगा। नजरिया बदलना चाहिए जो यंग जनरेशन है, वो यंग लड़कियां, वो यंग लड़के, जो कि अपना जब नजरिया बदलेंगे तो समाज में बदलाव और उनका नजरिया जल्दी बदला जाएगा। तो ये जैसे आज हम एक डिस्कशन में इन्वॉल्व हुए हैं, इस तरह बहुत सारे डिस्कशंस होने चाहिए। जिस तरह नंदिता दास का एक वो मुहिम है फेयर इज ब्यूटीफुल, उस तरह के बहुत सारे मुहिम होने चाहिए। और एक जिस तरह के फेयर एंड लवली में से फेयर शब्द को ड्रॉप कर दिया गया है, ये भी मैं मुहिम मानती हूँ। इस तरह की बहुत सारी मुहिम होनी चाहिए। जब बहुत सारी चर्चा होगी इस बात पे, तब बहुत सारी हिम्मत आएगी उन लड़कियों को, तब बहुत सारा लोगों का नजरिया बदलेगा। उन लोगों का नजरिया बदलेगा कि हमारी बहू सांवली भी आ सकती है, गुणों पे तब लड़कियों को जज किया जाएगा और तब ब्यूटी को और रंग को सेपरेट एक एंटिटी माना जाएगा। आपका मानना है कि मुहिम की जरूरत है अभी सोसाइटी? हाँ, मेरा मानना है, मैं इसको बहुत पुरजोर रूप से मानती हूँ इस बात। नेहा गुप्ता हमारे साथ बैठी हैं, आप 40 की महिला विंग की चेयरपर्सन है। नेहा, आप कैसे इस पूरे सिनेरियो को देखती हैं और किस तरह के एक्सपीरियंस आपने देखे हैं प्रोफेशनली? थैंक यू सो मच इस टॉपिक को आज रखने के लिए। मैं दीपा जी की बात से बहुत सहमत हूँ। जो इंडिया का लुक और कलर ऑब्सेशन है, ये 150 साल से चला आ रहा है, जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है। जैसा कि आपने बोला कि कास्ट रेमिफिकेशन भी है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया, दबने लगा। लेकिन फिर जब मार्केटिंग कीड़ा बाहर आया दोबारा से, आप इससे समझिए कि जो मार्केट में टोटल कॉस्मेटिक कंपनीज का सेल्स है, उसमें से फेयरनेस की जो पार्ट है वो 10,000 करोड़ का शेयर, मार्केट शेयर है। इसका मतलब आप एक नेशन का इस ऑब्सेशन को समझ सकते हैं फॉर द ब्यूटी। जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने को एंडोर्स करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाते हैं, तो एक काइंड का ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि कलेक्टिव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से फाइनली क्या होता है
कि कॉन्फिडेंस लूज करता है एक पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ में। जब वो कॉन्फिडेंस लूज करता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी खत्म होती है, उसमें नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस व्हिच इंट्रूड्स, व्हिच हैम्पर्स योर वर्किंग एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो ये जो मार्केटिंग है, मैं खुद 15 साल से मार्केटिंग में हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी इमोशन को एनकैश कराना ही मार्केटिंग होता है। आप देख लीजिए कि न्यूज़पेपर में कोई भी मैट्रिमोनियल आता है तो वहाँ क्या बोला जाता है? फेयर गर्ल, वेरी वेरी फेयर गर्ल, मिल्की फेयर गर्ल, सुपर फेयर गर्ल, आई वांट दिस, वी जस्ट वांट फेयर गर्ल। सो ये हमारी माइंडसेट बताता है, लेकिन इस माइंडसेट को शार्प कौन करता है? उसका मीडिया तो नहीं, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा उसका रोल प्ले करता है। मैं खुद मार्केटिंग में हूँ, मैं खुद समझती हूँ, मैं मंगलम बिल्डर में डायरेक्टर हूँ, मैं वहाँ की मार्केटिंग देखती हूँ। घर लेने के लिए कौन से पॉइंट्स, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, इसकी हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, उन माइंडसेट के हिसाब से हम अपने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। अगर जब गवर्नमेंट रेगुलेशंस जैसे फेयर एंड लवली के गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए, तब ये चीज स्टॉप हुई, तभी ये चीजें स्टॉप हो पाएंगी जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनके साथ होगा। ये जो पूरा जो मार्केटिंग गेम है, अब आप देखिए छोटी छोटी चीजों को अब मार्केट में कैसे लाया जाता है कि रोज खाएं अंडे, संडे हो या मंडे। पहले ये था कि एडवर्टाइजमेंट से संडे को लोगों ने खाना शुरू किया, फिर रोज खाएं अंडे। तो वी मार्केटर अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। अब आएगा ओनली खाएं अंडे, अब एक विज्ञापन आएगा ओनली खाएं अंडे। And catch these kind of psychological barriers. जबकि खाने चाहिए डंडे। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड बी स्टॉप, तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझते हमारी मानसिकता जो हार्ड वायर्ड है 150 साल से, वो कहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप एक चीज करिए और एक छोटा कैंपेन चलाइए और वो चीज सही हो जाएगी। इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती है। सो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि जो ये कदम फेयर एंड लवली का और जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन और ये सब उठाया है, ये सराहनीय है। और इसके लिए लड़कियों में हमारी जो आधी जनसंख्या है, जो बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है, जो एक फाइटर बन सकती है, वो कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घिर जाती है। पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी इनसिक्योरिटीज बताते रहते हैं बच्चों को, जानबूझ के प्रताड़ना नहीं देते, वो अपनी इनसिक्योरिटीज बताते हैं। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस एंड ट्रेड्स के रिस्ट्रिक्ट किया जाए, हम लोग एक फेडरेशन बन के उनके ऊपर प्रेशर डालें कि इस तरह की ट्रेड, अब सिगरेट लीजिए, सिगरेट कितना इंडोर्स हो रहा था, सैरोगेटेड वे में इंडोर्स होना शुरू हो गया। तो इन सब चीजों को जब लगाम लगेगी, तब माइंडसेट धीरे 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 पीछे आएगा। सो मेरा कंट्रीब्यूशन इस टॉपिक में यही है। नेहा मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप बहुत सारी महिलाओं को और युवतियों के साथ आप काम कर रही हैं, आप जिस जगह बैठी हैं, डायरेक्टर हैं, इस तरह के मामला जब आपके सामने आते हैं तो किस तरह से आप इन्हें हैंडल करने का सुझाव देती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं एचआर और मार्केटिंग दोनों हेड करती हूँ, तो जब एक विमेन एचआर पे होती है तो ये आधे मामले वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग की हिम्मत ही नहीं होती है कुछ बोलने की। फिर उसके बाद रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जब विमेन्स बहुत ही कम होती है। सामाजिक रूप से मैं 40 के साथ जुड़ने पे ही इतना फील्ड में आई हूँ, अदरवाइज मैंने भी हर चीज मार्केटिंग की नजरिए से देखी है। तो मैं समझ सकती हूँ, जब हम टेबल पे बैठते हैं, हम एक प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्लेइंग और मार्केटिंग करते हैं। और मैं यही कहूंगी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन्स का होना ही बहुत बड़ा कदम है इन सब चीजों को सरप्रेस करने के लिए। नेहा मैम, ये जो परिवार पे एक धारणा होती है, चाहे दादी या माँ या नानी, कि भाई हमें तो बहू गोरी चाहिए, तो ये एक ऐसा ट्रेंड सेट बन गया, ये कैसे टूटेगा? हालांकि महाराष्ट्र में, मद्रास में, अभी तो मद्रासी का अर्थ है काला, मतलब मद्रासी आप बोलेंगे तो एक दिमाग में लेते हैं लोग डार्किश, लेकिन अभी मद्रास के कुछ नौजवानों ने तय किया, जो फेयर कॉम्प्लेक्सन है उनका, कि हम डार्क कॉम्प्लेक्स में शादी करेंगे। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है मद्रास में, क्या कहेंगे?
अब एक बात बताइए, हम जितने डिस्कशन कर रहे हैं वो शादी पे क्यों अटक रहे हैं? लाइफ तो स्टार्ट ही 25 की शादी के बाद होती है, जब आपको सामंजस्य बिठाना पड़ता है, जब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बच्चों को ग्रूमिंग करनी पड़ती है। तो ब्यूटी सिर्फ शादी तक ही लिमिटेड है, उसके बाद ब्यूटी नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके बाद आपकी एजुकेशन चाहिए, आपका स्किल चाहिए। तो वो जो एक 20 से 25 या हम कॉलेज में होते हैं या उसमें, वहीं तक आपकी ब्यूटी मैटर करती है। उसके बाद आप कितना हैप्पी रखते हैं अपने आसपास वालों को, आप में कितनी पॉजिटिविटी लेवल है, कितना आपका ऑरा अच्छा है, वो मैटर करता है। तो उन सब चीजों के लिए ऑफ कोर्स ये रातों रात तो कुछ देखिए हो नहीं सकता है, कुछ भी होगा नहीं, लेकिन हाँ धीरे 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 ऑफ कोर्स वी आर ऑन द राइट पाथ एंड आई थिंक within few years we can achieve that kind of level. ऐसा लगता है मुझे, शाहरुख जब क्रीम बेचते हैं तो मर्दों को कहते हैं कि आप ये क्रीम लगाइए, गोरे होइए, कामयाब होना है। तो क्या व्हाइट कॉलर जॉब जो है, क्या दरवाजे बंद हो गए डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों के लिए? ऐसा एक कैंपेन सा चला दिया गया और कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। एक्चुअली क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज देखिए, आप होटल मैनेजमेंट ले लीजिए या एयर हॉस्टेस वाली इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां इस चीज का प्रोपेगेंडा किया गया कि हाँ आप ब्यूटीफुल होंगे, हमारे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन ब्यूटी से किया गया। अगर आप कोई भी बड़े रोलेक्स या इस तरह के ब्रांड्स देखेंगे, वहां पर उनकी जो सैलरी होती है बहुत हायर होती है, जबकि वो सेल्समैन या कुछ भी होते हैं। सो ये प्रोपेगेंडा अपने को डिफरेंशिएट करने के लिए मार्केटर्स ने ही चलाया है, देखिए। और ये मार्केटर्स की साइकोलॉजी जिस दिन कंज्यूमर समझ जाएगा, वो बहुत सारी चीजों से बाहर निकल के आ जाएगा। थैंक यू नेहा मैम, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बात रखी। हम आप अभी मंगलवार को हम फिर प्लान कर रहे हैं इसको, बहुत सारे वक्ता थे आज हमारे, जैसा कि आपसे बात हुई थी, तो मंगलवार को इसको चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे। 2 किस्तों में हमने इसे किया है पार्टिसिपेंट को देखते हुए। तो और इनफैक्ट वो दिन की चर्चा मुझे लगता है बहुत अच्छी होगी, बिकॉज 40 के जो सारे ये कार्यकारिणी वाले लोग हैं, ये सब अपने आप पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उन लोगों ने कैसे इस चीज को फोरगो किया। आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी गुड सेशन। हाँ, बहुत अच्छा होगा और कंक्लूजन भी रहेगा उस दिन इस का। बहरहाल आपका, मैं जिस तरह की आपने बात रखी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ बैठी हैं अलका बत्रा जी, और अलका बत्रा जी जिस तरह से फिक्की की चेयरपर्सन रही और कई तरह की संस्थाओं में आप जुड़ी हुई हैं, तो अलका मैम क्या कहना चाहेंगे? अलका बत्रा जी आप। अभी जी पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत, हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरह का एक टॉपिक रख के और अपना ये एक टॉक शो रखा। मैं सबसे पहले जो कलर, फेयर कलर है, इसको इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर बात करें तो ऑफ कोर्स हम कितनी भी बातें करें, मेरे से पहले जो भी बोले, चाहे दीपा जी बोली, चाहे विद्या जी बोली, अभी नेहा ने भी काफी सारी बातें की, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में आज भी, मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन गोरे रंग को बहुत ज्यादा माना जाता है। आप देखिए मैट्रिमोनियल ऐड देखिए, तो कहीं भी किसी भी ऐड में ये नहीं लिखा होगा कि गेहूं रंग वाली या काली वधू चाहिए, गोरी वधू चाहिए, जैसे नेहा ने बोला। ये बहुत अभी भी हमारा माइंडसेट है। आप जैसे कह रही थी, नेहा ने कहा कि 25 इयर्स, तो व्हाट आई फील अभी भी इस गोरे रंग की वजह से एक अट्रैक्शन, लोगों की मेंटालिटी यही है कि अट्रैक्शन रहता है, और कहीं ना कहीं दिस इज अ पॉइंट टू एंटर। किसी भी जगह में एंट्री के लिए ये एक आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है, ये मेरा मानना है। इतने मैं 20-25 साल से रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, जगह आई थिंक 1500 से ज्यादा कंपनीज में मैं एसोसिएटेड हूँ और वहाँ के रिक्रूटमेंट कर रही हूँ। तो कुछ जॉब्स तो मेंट ही हैं कि उसमें उनको शक्ल, खूबसूरती और कॉम्प्लेक्शन चाहिए ही चाहिए। आप चाहिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब देख लीजिए या एयरलाइंस की जॉब देख लीजिए, वहाँ पे क्राइटेरिया में आता ही है कि वहाँ पे खूबसूरती कॉम्प्लेक्शन के साथ जोड़ के लिया जाता है। सम जॉब्स आर एक्चुअली दे वांट पीपल हु आर गुड टू लुक एट, जैसे कि फ्रंट ऑफिस वाली जॉब्स है, लेकिन ये एंट्री का पॉइंट हो सकता है। उसके बाद जो है आप अपनी काबिलियत, अपनी पोटेंशियल से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी ये बात हो जाती है। और रही बात कि आप फैशन या ग्लैमर इंडस्ट्री में, जैसे अभी संगीता ने बोला, जैसे नयनिका चटर्जी, आई थिंक वी कैन टेक नेम, देयर आर वेरी फ्यू नेम्स व्हिच वी कैन टेक as far as modeling field is concerned. So modeling के अंदर ये लोग बहुत ही कम लोग होंगे जो कि आई थिंक 5-10% होंगे जो कि डार्कर कॉम्प्लेक्शन के होने के बाद सक्सेसफुल हैं। उसमें चाहे विपाशा बासु को ले लीजिए या शिल्पा शेट्टी को ले लीजिए, या कुछ एक लोग हैं जो आगे तक अपने गए हैं। बाकी ज्यादातर लोग जो हैं वो फेयर स्किन की वजह से ही अपने अपने इस फील्ड में गए। बट आई
feel salute to these girls who are successful in this glamour field also. And लेकिन जहां तक हमें हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में इस कॉम्प्लेक्शन, इस धारणा को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये हमको हमारे घर से ही शुरू करना पड़ेगा। हमको हमारे ही घर में जब बच्चे या लड़की पैदा होती है तब से हम लोगों को इस चीज के लिए इसको बच्चों के दिमाग में ये बात डालने की जरूरत ही नहीं है कि वो अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं कि भाई हम लोग हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है इसलिए हम आगे पढ़, हमारे को क्लास में लोग बुली करते हैं जैसे अलका मैम, या हम लोगों को आगे जाने के लिए है। जी अलका मैम, आपने बहुत सारे नौजवानों की, जिसपे खासकर काफी तादाद लड़के लड़कियों की रही, उनको बहुत अच्छी जगह आपने सेट किया, ये मैंने देखा है आपके प्लेसमेंट के थ्रू। तो क्या कभी इस तरह की कभी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें तो फेयर कॉम्प्लेक्स के लोग ही चाहिए, या जो महिलाएं चाहिए वो फेयर हुई होनी चाहिए, या इस तरह की क्या रिक्वायरमेंट आप तक आती है कभी? जी ज्यादातर मतलब जहाँ पे कहा जाता है, जैसे मैंने बताया कुछ एक फील्ड्स में जहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती और यही क्वालिफिकेशन होती है। देयर आर कपल ऑफ फील्ड्स जैसे कि फ्रंट ऑफिस हुआ, सेल्स एंड मार्केटिंग हुआ, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हुआ, उसमें और चीजों के साथ कॉम्प्लेक्शन को भी जोड़ा जाता है कि कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही खाली कॉम्प्लेक्शन पे ले लिया जाता है, बट और जैसे कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में बहुत ही पेशेंस वाली पोलाइट लड़की होनी चाहिए जो कि बिल्कुल सॉफ्ट बोले, लेकिन कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो मींस लाइक आई एम सेइंग दैट इट इज आल्सो मैंडेटरी दैट द लेडी शुड बी फेयर। और ये आती है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ये नोशन को तोड़ें, क्योंकि बहुत सारी जगह ये कहते हैं कि हम लड़की, आजकल तो वैसे भी आप देखिए एयरलाइंस में भी, आप एयर होस्टेस में बॉयज भी आ गए हैं, तो ये थोड़े धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चेंज करने की जरूरत है हमें, वो घर में जरूरत है। हमें हमारी बेटियों के अंदर हीन भावना नहीं लानी है कि आप गोरी नहीं है। आप देखिए, खूबसूरती की अगर बात देखें, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में लोग टैन होते हैं जाके, वो काले होना चाहते हैं। आप देखिए वहां जाके सनबाथ ले रहे हैं और वो लोग टैन होना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इतने गोरे नहीं रहे। लेकिन ये हिंदुस्तान में जरूर है कि गोरा होना बहुत अच्छी एक क्वालिटी अंदर बिल्ट मान ली जाती है कि आप गोरे हैं, और इसीलिए सब ये क्रीमों वाले मैम, क्या ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, पश्चिम की जो हवाएं आई, जिस तरह का एक माहौल बना, मेरे ख्याल से बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ था, चेंज होना हुई थी सोच इस बात को लेके। लेकिन शायद जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो हवा है, कहीं ना कहीं वो बह के आई, तब ये सोच बड़ी कंपनियों में आई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अपना जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज में, गोरी में, ये में, वो में, और हम लोग भी वैसे हों। और उनके यू सी द डिफरेंस इन देयर विजन व्हेन दे टॉक टू अ फीमेल हु इज अ इंग्लिश फीमेल एंड इंडियन फीमेल, तो उनकी सोच बदल जाती है, चाहे वो हमसे अक्ल में और वैसे में डफर हो एकदम, लेकिन वो गोरी और मेम है तो लोगों का विजन ही बदल जाता है। आप खुद जानते हैं ये चीज, आप लोगों ने भी अपने आसपास फील की होगी। और ये है, हम लोगों को इस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारा जो संविधान है वो यही कहता है कि कास्ट, क्रीड और कलर में डिफरेंस हमको नहीं करना है, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। बट ये होता कहाँ है? हम लोगों को दहेज नहीं देना है, पर ये होता कहाँ है? माँ देते हैं ना, माँ बाप खुद ही जोड़ जोड़ के रख रहे होते हैं बेटियों को कि हम दहेज दे दें। कितने लोग हैं जो दहेज नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। लड़का कैसा भी हो, आप देखिए, चाहे उसके हाथ पैर टूटे हुए हो, चाहे उसको कोई बीमारी लगी हुई हो, उसके दांत नहीं हो, उसका नाक टेढ़ा हो, लेकिन उसको गोरी बहू चाहिए। तो ये मानसिकता तो हम लोगों को ही चेंज करने की जरूरत है। मैं आता हूँ आपके हल्का मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही, खासकर उस मल्टीनेशनल कंपनियों का आपने जरूर पक्ष सामने आया। हमें जो एक बात छुपी भी रहती है कि उनके यहाँ किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, वो प्लेसमेंट से क्या कह रहे हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया करूंगा। हमारे साथ मशहूर आर्किटेक्चर शामिनी शंकर जी बैठी हैं, और शामिनी जी आपका स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने बहुत समय तक हम पे राज किया, गोरी चमड़ी के लोग हुआ करते थे, तो क्या वो जो गुलामी की मानसिकता गोरे रंग को लेके थी, वहां से चली आ रही है? क्या कहेंगे आप? I'm going to talk in English if you don't mind. Okay, as you comfort. So I really, through my life, through my color, I want to be an example to a lot of dark girls, to a lot of dark women, and to also the men who choose their women. So you all won't believe that you have seen my color, but my husband is extremely fair. And I'm South Indian, he's North Indian, and I have studied in Gujarat.
not once in my life have I ever come across an adverse statement about my color. It's unbelievable. Where I grew up in Chennai, where I studied in Gujarat, and where I'm married in Jaipur. And आप ये सोचेंगे नहीं कि जब मैं आई थी जयपुर to meet my in-laws, and they're all fair people. And I never once thought in my mind that my color would ever be a distraction to anybody. And it was so natural. They just held me with warm hands. And if you notice my name, it is Shankar Jain. So I am a totally integrated person from the south to the north. My mother-in-law is Punjabi. My father-in-law is a Jain from Ajmer. So what I'm trying to say is that I think it's important for us now, now I'm a mother, and it's important for us that our children are allowed to look at people as people and not really, look at whether, your son is marrying a beautiful, fair girl, or as many of you said, I think there has to be so many intrinsic qualities about them that I think we need to tell our children, we need to expose our children, and it is our mindset that actually starts coming down to our children. And I think it's very important that in many cases where, I don't know if I've been just very lucky. I think I have. But I will narrate just two areas where people have questioned not questioned, but have been surprised where my color has been reflected. When my son was born, and I went for a Women's Day celebration at the Rajasthan University. And I was sitting down with my son. He was just about 4 or 5 months. And one of the ladies turned down and said, "What? Is she the mother of this child?" So I just feel unhappy. I was so kind of intrigued. I said, "Ye kya ho raha hai?" I've never felt this ever before. And here she's, having, so anyway, I was very proud that, I could just dismiss it. मैंने कहा कि it's just a small mind, it never, yeah. And before that, the only other time is when I was marrying my husband, and my South Indian relatives were so shocked. They said, "Ye kali ladki hai, she has got such a fair husband." So, I think I'm in the best of both worlds. Shamini, you are lucky one कि आपको बहुत अच्छे surroundings में लोग मिले. But how? आपको अभय जी एक चीज मैं भी बताना चाहूंगी. What Shamini is saying, of course, Shamini is so beautiful. I tell you, आप मेरी नजर से देखिए, आप कितनी खूबसूरत हैं. और सेम एक हमारे और फ्रेंड हैं, आप रश्मि डिकिंसन, आप देखिए कि she is also wheatish in color, and she is married to of course Britisher who is so Shamini क्यों बिल्कुल वही same combination है, and we are so happy that यहाँ पे color combination का कोई, चाहे वो मिस्टर डिकिंसन हो चाहे मिस्टर जैन हो, आई थिंक ऐसे इंसानों की जरूरत है अभी भी हिंदुस्तान में, बहुत सारे ऐसे लोगों की. Exactly. I was coming to this only. I think, it's a lot of our mindsets that penetrates into our children and the way we respond to these. Madam, how we can aware our society? क्योंकि सबको ऐसे लोग नहीं मिलते जैसे आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग मिले, और कैसे वी कैन अवेयर आवर सोसाइटी, मुहिम चलाएं, एजुकेशन चलाएं? I think it is going to change, and it is changing because I think of the education levels and the exposure of this younger generation of the last couple of years, decades, I would say. It is going to take time because I think, pardon me for saying that, but I think we still like to control our children and the decisions they make. And you see, I think it is very important, just as much as you allow them to go out and study, take their decisions, there. And I think it's important to also be able to, understand, what their kind of likes and dislikes are, and you can guide them, of course. But I think it will change. I think
it's just, I suppose in the business families, it will take a little time, but a lot of professionals, a lot of people who are in other fields, entrepreneurs, I think these youngsters are becoming quite bold and taking their own decisions. And I think that is something we look forward to. So society, I think just by discussing these things, just by, having this Fair and Lovely taken off, by having Black Lives Matter, I think if it becomes a people's movement, like what it is, it's surprising what has happened in the US and which has snowballed into this whole movement all over the world. Yes. So I think this kind of thing will happen, and people are going to, you don't need to go onto the streets to say, fair is lovely, not lovely or whatever it is. But I think there will be a change, and that will be a change that is going to be slow, but it will happen. And we must, in Rajasthan, we have some of the most beautiful dark women. I mean, yes. You go into the villages. I mean, in my own college of architecture in Ahmedabad, there were 2 or 3 girls from Rajasthan, dark girls, very, they were not necessarily beautiful, but the way they carried themselves, the way they, involved themselves with the activities, the way they, just lifted themselves up. So I think that confidence also should come for us women who are dark. And I think our families, friends, our social networks all need to support that. So this is my experience, and yeah. But as you said, I have been lucky, touch wood, and I think it's important that we allow people to look at everybody for what they are and not for what their color is. So I agree with all the earlier panelists. You are not lucky, madam. You are so able, actually. Yeah, exactly word. You are able, capable, और क्रैक किया है आपने जो मान्यता थी, और इसके लिए आपका वेलकम मैं करता हूँ। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीमा सेठी जी हमारे साथ बैठी हैं। तो सीमा जी, आप संस्था भी चला रही हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का आपका अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे इस इशू पे? अभी जी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं मेरे कुछ गेस्ट आए, मैं इजाजत दे सकती हूँ? मेरे ख्याल से अगर ये चर्चा सुन जाओ, उसके बाद एक ये वाला सुन जाए टॉपिक, फिर आप मेरे ख्याल से ठीक है, तो 5 मिनट और। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, वैसे अलका जी ज्यादा बोलूंगी भी नहीं। अरे नहीं सीमा जी, नहीं, सब बोल चुके काफी, और सब मेरे से बड़े थे, एक्सपीरियंस थे, सबने बहुत अच्छा बोला। मैं तो आज का सभी को मेरा साधुवाद। आज का टॉपिक था प्रतिभा बनाम रंग रूप। तो मैं इसको पहले डिफाइन करूंगी कि प्रतिभा बनाम रंग रूप, ये सच है कि प्रतिभा हो या ना हो, एक बहुत कड़वा सच है, और मुझे कड़वा सच बोलने की पता नहीं क्यों एक आदत सी है कि ये सच है कि प्रतिभा हो या ना हो, मगर रंग रूप को पहले महत्व दिया जाता है। और अगर कहीं पे एक कोई फंक्शन है और वहां पे 10 औरतें खड़ी हैं और उनमें से 5 सांवली हैं और एक बहुत खूबसूरत है, तो सबका दिमाग, सबका अट्रैक्शन, सबकी आंखें उधर ही जाती हैं रंग रूप की तरफ, चाहे उसमें प्रतिभा हो या ना हो। ये उस आदमी को ज्यादा फील होता है जो फील्ड में घूमता है, जो हजारों और लाखों लोगों के बीच में रहता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान के साथ काम किया है और मैं हिंदुस्तान के हर स्टेट में काम किया है, तो मैंने औरत के मन की व्यथा को बहुत समझा है, और ये सच है। इससे जुड़ी हुई 2 चीजें ऐसी हैं जो मुझे वाकई ही इस चीज पे बोलने के लिए मजबूर करती हैं। पहली चीज ये कि जब मेरी बिटिया पैदा हुई थी तो मैं एक माँ थी, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे ये बोला गया कि बिटिया पापा पे गई है, मम्मा पे नहीं गई, तो मैं थोड़ी सी उदास सी हुई कि यार काश मुझ पे ही चली जाती, तो मुझे उसको सुंदर संवारने में बहुत मजा आता, लेकिन पर वो पापा पे गई थी, सांवली सी थी, तो मैं उदास हुई। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ऐसी ही कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ऐसे जिनके दिल में काला और सफेद, गोरा और फेयर, सुंदर और बदसूरत बहुत होता है, लेकिन हाँ किसी में प्रतिभा है और वो खूबसूरत भी है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे हमारे बीच में अभय जी हैं। अभय जी खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है और प्रतिभावान भी है, तो वो एक सुहागे वाला काम। मैं नाचीज हूं मैम, ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन ये अभय जी सच है कि सचमुच ये अभी भी है, और ये मेरे ख्याल से कई सालों तक भी रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, और जब तक एक इंसान अपने आप को बदलेगा नहीं, तब तक कोई मुहिम भी उसके काम नहीं आएगी।
लेकिन पर यह है कि प्रतिभा अगर है और रंग रूप भी थोड़ा अच्छा है तो आप बहुत सक्सेस होते हो, बहुत आगे तक जाते हो। और अगर प्रतिभा ही खाली है और रंग रूप नहीं है तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सफलता के लिए आगे जाना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और खूबसूरत महिला को बहुत जल्दी से सीढ़ियां मिलती जाती हैं, ये सच है। अब जैसे मैं 40 की फर्स्ट वुमेन विंग की, जब वुमेन विंग की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी तो अलका जी भी उस समय सेक्रेटरी थी, तो हम दोनों की प्रतिभा को देख के ही बनाया गया था उस समय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आत्मा राम जी के ये शब्द थे कि सीमा में एक मैनेजमेंट को हैंडल करने की बहुत अच्छी खूबी है, वो सिगड़ी रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा हैंडल करती है, तो इसे बनाया जाए। ठीक ऐसे ही जब मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया कैट का, तब भी उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हूँ और मुझमें प्रतिभा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास रंग रूप नहीं होता है उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये एक बहुत कड़वा सच है। क्योंकि हर इंसान की नजर एक खूबसूरत इंसान पे ही जाती है, चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो। लेकिन ये एक कड़वा सत्य है, इस कड़वे सत्य को हमें धीरे धीरे खत्म करना होगा और शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी, और मुझे ही करनी होगी जिसने अपनी बेटी के पैदा होने पे थोड़ा सा मुंह बनाया कि बेटियां खूबसूरत होती तो अच्छा हो। थैंक यू सो मच। आपने सीमा जी बहुत साफगोई से एक वो पक्ष भी बताया जो शायद कोई बात नहीं करता, लेकिन आपने अभी बच्ची का उदाहरण देके बताया। सैल्यूट है आपको कि आपने सोसाइटी का ये पक्ष भी किया, बताया कि बच्ची जब पिता पे लोगों ने कहा कि गई है तो आपने एक क्या आपकी फीलिंग थी वो आपने शेयर की। बहरहाल आप बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएट काम कर रही है, महिलाओं को उनके अधिकार दिला रही हैं, आपको साधुवाद है मैम। और अनुपमा सोनी हमारे साथ बैठी हैं, एक बड़ा नामचीन नाम और ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और कई तरह के आपने देश दुनिया में खिताब जीते हैं डॉक्टर साहिबा। तो क्या विचार है इस पूरे इशू को लेकर, और क्या आपको भी इन तरह की चीजों को देखने का या अनुभव करने का कहीं मौका मिला? थैंक यू अभय सर। ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक मैं बोलूंगी कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक लिया है एंड इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो जैसे बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, तो फेशियल एस्थेटिशियन मैं हूँ, और फेशियल एस्थेटिशियन एक एंडोडोंटिस्ट में हूँ, तो उनका काम होता है अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना। तो मेरे पास तो जो क्वेरीज आती हैं, जो कॉल्स आते हैं, वो अधिकतर कॉल्स सबसे पहले यही आते हैं कि हम गोरे कैसे हो सकते हैं, स्किन कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, और मुझे अपने लिप्स पसंद नहीं है तो हम अपने लिप्स को, मैं अपने लिप्स बड़े करवाना चाहती हूँ, या मैं अपने चीक्स को थोड़ा वॉल्यूमाइज कराना चाहती हूँ, स्किन को टाइट कराना चाहती हूँ, बोटॉक्स कराना चाहती हूँ। और नॉट इवन फीमेल्स, मेल्स भी आते हैं। तो मैं जो रिट्रोस्पेक्टिव अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें जो रंग भेद है, जो हम रंग भेद करते हैं, ये तब से चालू हुआ जब एक राजा की कई सारी रानियां हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता था कि सब रानियां अपने रंग रूप पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी ताकि राजा को अट्रैक्ट कर पाए। तो कोई जैसे दूध से नहा रही है, कुछ चंदन लगा रही है, लेप लगा रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करती थी। पर तब वो एक हाउसवाइफ की तरह ही स्पेशली माना जाता था कि वो एक घर में ही रहने वाली महिलाएं होती थी। जैसे जैसे महिलाओं ने बाहर निकलना स्टार्ट किया और समाज में बराबरी से अपना योगदान देना चालू किया, तो मुझे लगता है चीज़ें धीरे धीरे सप्रेस होने लगी हैं। जहाँ तक बात मेरे खुद की है तो मेरी सिस्टर मुझसे कहीं ज़्यादा फेयर है, और मेरी बड़ी सिस्टर मुझसे फेयर है। पेरेंट्स मेरे फेयर साइड है, तो डेफिनेटली मैं भी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। तो शुरू से मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि इसका रंग दबा हुआ है, और दबा हुआ रंग का जो एक कॉम्प्लेक्स वो मैंने झेला है, मुझे अच्छे से पता है। पर मैंने उसे कभी हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, क्योंकि मेरे घर में मेरी जो मदर थी, मेरी जितनी भी कजिन्स हैं, दे गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20, सारी की सारी। बट मेरी मदर ने डिसाइड किया था मेरी बेटियों को मुझे डॉक्टर बनाना है। सो उन्होंने वो चीज़ एक्सप्रेस करी। तो पहले मेरी बड़ी सिस्टर ने पीएमटी क्लियर किया, फिर मैंने पीएमटी क्लियर किया, और भगवान ने साथ दिया बाय द गॉड्स ग्रेस कि हम सिलेक्ट हुए। वहाँ पे मेरा एक इंसिडेंस है कि जब मैं अपने कॉलेज में थी तो देयर वाज अ सीनियर गर्ल
जो मेरे रूम के सामने रहती थी, वो बाहर से एक शफल होके आई थी। तो एक दिन वो मुझे बोलती है कि आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ दबा दबा सा है तुम्हारी पर्सनालिटी में। फिर बोलती है ये तुम्हारा कलर है शायद, अगर तुम्हारा कलर बहुत फेयर होता ना तो तुम पता नहीं कितनी अच्छी दिखती। सो दैट वाज द पॉइंट। मुझे आज तक भी वो चीज अपने दिमाग में याद है कि लोग किस तरीके से कलर को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको मैं अट्रैक्टिव लगती हूँ पर उतनी नहीं जितनी कि लग सकती हूँ। सो ये जो है चीज़ें कभी कम नहीं होने वाली जब तक कि मेरे खुद के दिमाग में या आपके दिमाग में चीज़ नहीं जाए कि गोरे काले में शायद पर्सनालिटी को लेके कोई डिफरेंस नहीं होता है। जहाँ तक लड़की को सुंदर चूज करने की बात होती है रिगार्डिंग मैट्रिमोनी, तो उसमें क्या बात होती है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है कि अगर लड़की गोरी आएगी तो बच्चे गोरे पैदा होंगे, हमारा वंश गोरा हो जाएगा, फेयर साइड पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए चाहे लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी होगी, कम टैलेंटेड होगी, पर गोरी होगी तो वंश का आगे जो ब्रीड आने वाली है वो बहुत ही अच्छी ब्रीड आएगी। सो फेयर साइड पे चली जाएगी। तो ये जो गोरा और काला है, आई थिंक ये भी अंग्रेजों की गुलामी है। अंग्रेज तो चले गए पर गोरे काले का भेद हमें अभी तक छोड़कर चले गए हैं। आपकी बात को सपोर्ट करते हुए मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, बनिए हैं, गुप्ताज हैं, तो वो कहते हैं मेरे को बोलते हैं, वो बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मेरे को कहते हैं अलका हम लोग है ना जितने भी बनिए हैं ना सब पंजाबी लड़कियों से शादी करते हैं। हमने कहा क्यों भाई? कहते हम इतने काले होते हैं कि अगर हम गोरी लड़कियों से शादी नहीं करें तो हमारे बच्चे भी काले पैदा हों। तो और ये सीरियसली दिस इज व्हाट चीज होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम सब लोग जो भी है, मैं उसको भी इंक्लूड करती हूँ उसमें, सबसे पहले हमारा जो माइंडसेट है वो यहीं पर ही जाता है कि बच्चे का रंग कितना साफ और सुंदर होने वाला है, बच्चे के फीचर्स कितने अच्छे होने वाले हैं। बच्चा पेरेंट्स में मम्मा के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा, उनके ऊपर जाएगा, दादी बोलेगी मेरे ऊपर, नानी बोलेगी मेरे ऊपर, तो एवरीवन थिंक्स कि दे आर मोर ब्यूटीफुल। पर मेरे लिए तो चीज इतनी इम्पोर्टेंस की नहीं है। मैंने जब अपना प्रोफेशन किया उसके बाद जब मैं पेजेंट में आई, जब मैंने मिसेज इंडिया और मिसेज एशिया के लिए मैंने जब किया, सो मिसेज एशिया इंटरनेशनल में जब मैं इंटरनेशनल फ्रंट पे थी, तो वहाँ तो आपको पता है एशियन कंट्रीज में कितने जो जापानीज हैं, जो चाइनीज हैं और जो थाईलैंड वाले लोग, दे आर मच 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 फेयर। और मतलब फेयर तो छोड़िए, 50 इयर्स की जो लेडी, दे वर फाइटिंग फॉर क्लासिक, जो क्लासिक कैटेगरीज होती है 40 से अबव की, आप उनको देख के बोल ही नहीं सकते कि वो 30 से ज्यादा की हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बोटॉक्स, इट इज ऑल अबाउट द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विच आई एम इंजेक्टिंग, आई एम डूइंग इंजेक्टेबल्स कंप्लीटली। सो लोग ले रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो एक हद तक गलत भी नहीं है। अगर वो चीज कराने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, अगर आप उससे खुश महसूस करते हैं और आपको लगता है कि इससे मुझे खुशी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज गलत है। इट्स अप टू यू। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि प्रकृति को छेड़ना तो गलत ही है? नेचुरल ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी होती है, बोटेक्स तो एक दिन असर दिखाएगा ही अपना। नहीं ऐसा नहीं है। आपका कहना एक हद तक सही, मेरा एक और वेबिनार है, पर अगर आप एक्सेप्ट कर जा सकते हैं। अगर आप अभी जी मुझे भी प्लीज मेरे एक वेबिनार है 7 बजे। मैं वैसे हम बहुत जल्दी चर्चा को कंक्लूड कर देंगे मेरे ख्याल से, जैसा फिर आप उचित समझे। 2-3 वक्ता हो रहे हैं, अच्छा लगेगा आप अगर उन्हें सुनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। मैं जल्दी करते हैं इसे। नहीं बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। अभय जी एक दिन और रखिए आप इसको। नहीं अनुपमा आप कंटिन्यू करो। अभय जी मैं चाहूंगी कि एक बार और रखिए आप इस पर, ये बहुत हम और ज्यादा करना चाहेंगे। इसको आधा छोड़ दो, टू बी कंक्लूडेड कर दो नेक्स्ट के लिए। लेकिन मैडम आज के वक्त तो हमारे सबको बोलना, आज तो जो है सबको जरूरी है, क्यों हम कल इसे प्रकाशित भी करेंगे, तो हमारे सब वक्ता बहुत दूर दूर से आए हैं, चल के आए हैं। जी अच्छा मैं फेयरनेस बिल्कुल आपको बताती हूँ। फेयरनेस इंजेक्शंस जो आ गए हैं इंडस्ट्री में, तो वो आपको इंजेक्शंस लेने होते हैं। कैन यू हियर मी? मैं सुन पा तो जो फेयरनेस इंजेक्शंस आते हैं उनके लिए बहुत क्वेरीज आती हैं कि आप वो आपके पास वो इंजेक्शंस हैं जिससे फेयरनेस बढ़ जाती है, स्किन कलर एकदम ब्राइट हो जाता है। डेफिनेटली बहुत सारे बॉलीवुड के लोग फेयरनेस इंजेक्शंस लेते हैं ताकि स्किन कलर उनका क्लियर हो और उनको असाइनमेंट्स अच्छे मिलें।
पर वो उसकी एक लिमिटेशंस हैं। तो मेरा काम लोगों को प्रॉज एंड कॉन्स बताना है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हर किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप आइए और कराइए। मैं सबसे पहले लोगों को ये बोलती हूँ कि आप अपना माइंडसेट चेक करिए कि आपको नहीं कराने से और कराने से क्या डिफरेंस लगता है। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपका माइंडसेट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है, तो आप जरूर कराइए। अनुपमा मैम, आपने एक ऐसी इंडस्ट्री में परचम लहराया है जो जहां से शायद ये हवा आई है, लेकिन आपने वहां भी अपने झंडे गाड़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके ऐसे कोई अनुभव रहे हो, कोई ऐसी बात आई हो सामने कभी, आप अगर शेयर करना चाहो? एक्चुअली मेरे साथ जो डार्कनेस को लेके या कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके कभी भी कुछ चीज हुई है, तो वो एक मेरे आप मानिए मैरिज के पहले तक वो चीजें ज्यादा मैं अनुभव करती थी। पर मैरिज के बाद जब मैं एक डॉक्टर बन गई, स्टैब्लिश डॉक्टर बन गई, जब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, तो मेरे को इन सब चीजों को मैंने कभी इतनी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि मुझे वो दिल तक पहुंचे और मैं इन चीजों को याद रख पाऊँ। पर जब मैंने एक अपना ये मुकाम हासिल कर लिया, सो मैं जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती गई, मैं अपने कलर को लेके उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि जो भी रहा हो पारिवारिक सिनेरियो, जैसे आपने अभी बात की, लेकिन आपने डॉक्टर बन के अपनी प्रतिभा के दम पे एक स्थान हासिल किया, पीएमटी आपने क्रैक करके उस जगह पे आई, डॉक्टर बनी। डॉक्टर नाम लगना, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगना कोई आसान बात तो नहीं है, बहुत बड़ा इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। 15-16 साल आप पढ़ाई करते हैं, तब जाके यहाँ पहुंचते हैं आप। तो ग्लैमर इंडस्ट्री ने आपको तुरंत हाथों हाथ लिया, क्योंकि आप उससे पहले प्रतिभा के दम पे साबित कर चुकी थी। क्या कहेंगे आप? ग्लैमर में जिस फील्ड में मैं गई हूँ, पेजेंट्री फील्ड में, और वो भी आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग 2 किड्स, मिसेस बनने के बाद में, तो उसके लिए जितना भी 100% कंट्रीब्यूशन है ना, वो सिर्फ टैलेंट का है, सिर्फ टैलेंट का। वहाँ पे आपके कलर का, आपकी और फिगर का इतना कोई मायने नहीं रखती चीजें। ये मेरा अनुभव है और मुझे इतनी खुशी है इस चीज की कि मैं बाकी लेडीज को भी इस चीज शेयर करती हूँ कि अगर आप किसी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपकी प्रतिभा निखरती है, आप कभी कुछ लूज नहीं करते हैं, यू ऑलवेज गेन विद द पेजेंट्स। चलिए अनुपमा मैम, मैं आपके पास आता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जिनको सुनना भी जरूरी है। आप रुचिता, आपके क्या आप काफी देर से इंतजार कर रही थी, आपको मालूम है एक शो में जाना है, क्या कहना चाहेंगे? आप मॉडल हैं, एंकर हैं और कई तरह से आप कार्य कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पूरे इशू? सबसे पहले तो अभय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, और आपने मौका दिया मुझे इस टॉपिक पे बोलने का, क्योंकि और जितनी खूबसूरत लेडीज हमारे साथ आज इस कॉन्वर्सेशन में है, सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी फॉर जॉइनिंग अस हियर, बिकॉज एवरीवन इज सो ब्यूटीफुल एंड एवरीवन इज मतलब अपने सारे व्यूज को वो लोग शेयर कर रहे हैं। आई वांट टू शो यू अ पिक्चर। अगर इसमें से एक ब्लू कलर की कॉस्ट्यूम में लड़की दिख रही है, तो दिस इज मी, जो और फेयर कलर की लड़की दिख रही है, दिस इज माय सिस्टर। तो जी तो हमेशा मुझे ये शुरू से ही फील करवाया जाता था कि किट्टू गोरी है और पिंकी काली है, मेरा निकनेम इज पिंकी। तो जब आगे बढ़े, सारी चीजें हुई, पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो ऐसे ही मासी के घर में कोई शादी में गए और वहां पे एक लड़का देखने आया कि अब तो ना पिंकी भी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए भी शादी के रिश्ते आने चाहिए। सो वो लड़के की मम्मी ने बोला कि बाकी सब ठीक है लड़की का, बस है ना रंग दबा हुआ है, तो घर में रहेगी तो रंग निखर जाएगा। तो मैं शुरू से ही बड़ी बेबाक बन के रही हूँ हमेशा। मैं जो कुछ मुझे गलत लगता है, मैं बिल्कुल मैं उसके अगेंस्ट हो जाती हूँ कि ये सब तो कैसे। तो फिर मैंने कहा अगर आंटी आपको गोरी लड़की चाहिए तो वो तो मेरे खानदान में तो नहीं मिलेगी, आपको दूसरा खानदान ढूंढना पड़ेगा। जी। So, बस यही वो चीज है जो मुझे इस फील्ड में लेकर आई। एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचर। मैंने 8 साल तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी।
तो वहां से बोलने की जो क्षमता है मेरी वो बहुत ही अच्छी हो गई। एंड जब मॉडलिंग का टाइम शुरू हुआ देन मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे पुश किया कि प्लीज तू भी मॉडलिंग के लिए एक बार ट्राई कर रुचिता। तो जब मैंने ट्राई किया तो आई टेल यू वहाँ ऑडिशंस में सारी गोरी लड़कियां थी और वो मिस राजस्थान का ऑडिशन था। सारी गोरी लड़कियां थी और मैं सबको देखकर ये बोल रही थी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द कॉल कि मेरे लिए कॉल आए और पता नहीं आएगा या नहीं। सो आफ्टर 3 days आई गॉट अ कॉल कि रुचिता आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है लेकिन आपको एक मौका दिया जा रहा है जी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो। अब है सर और सब लोग यहाँ जो बैठे हैं मैं आपको बताऊंगी मैं 2008 की मिस राजस्थान हूँ। सारी गोरी लड़कियों को पछाड़ के मैं आगे आई थी। So this was the lucky day और मैं जितना कहना चाहूँ उतना कम। फिर मैंने सीरियल में ट्राई किया। सीरियल में मुझे गरीब लड़कियों का रोल मिलता था जो एकदम भिखारी का रोल करती हैं या नौकरानी का रोल करती हैं। That was true। आपने जो मुझे बोला, आपने अभी सबको जो बोला एक्टिंग के लिए आई ट्राइड, तो मुझे जो बहुत ही लो लेवल का जो किरदार होता था वो मुझे निभाने के लिए मिलता था। सो एक बार मुझे किरदार मिला गांव की गरीब लड़की जिसको सरपंच पूरे गांव में है ना बेइज्जत कर रहा है क्योंकि उसके पति ने सारी क्या कहते हैं अपनी जमीन जायदाद पूरी सरपंच को दे दी और पूरे गांव में से खींच के मुझे ले जाया जाता है। सो मेरे किरदार का नाम था लक्ष्मी। तो मैंने कहा यार आप मुझे देखो तो सही, मुझे कैसे आपने किरदार में डाला। तो दैट डायरेक्टर सेड कि तू काली है तो इसलिए मैंने आपको ये किरदार में डाला। मैंने कहा ठीक है। आई ट्राइड अ लॉट में मूवीज के लिए, सीरियल्स के लिए, हर जगह ट्राई किया मैंने, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं घर पे आके रोती थी तो मम्मी बोलती थी कुछ अच्छा होगा इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ। मैं इवेंट इंडस्ट्री में आई। फाइनली आई ट्राइड माय स्टेप इन इवेंट इंडस्ट्री। मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत आई एंड एवरीवन वाज सेइंग कि मुझे हम लोगों को ब्यूटीफुल एंकर चाहिए रुचिता, इफ यू डोंट माइंड, कि आप समझदार बहुत हैं लेकिन आपको हम ये शो में मुझे ब्यूटीफुल एंकर चाहिए। तो मैं जब भी मीटिंग से निकलती थी सबको 2-3 ऑप्शन देकर आती थी कि ये मेरी नजर में बहुत ब्यूटीफुल है, आप इन्हें आप अपने शो में ले सकते हैं। बट अभय सर टाइम इज अ बिग चेंजर ना। मतलब अगर आपको किसी को जवाब देना है तो आप ना जवाब दें, आप अपने आप को पॉलिश करते रहिए। अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे, हमेशा निखरते जाएंगे और निखरते जाएंगे तो आपका काम बोलता जाएगा, काम बोलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतने ही अपनी पर्सनालिटी को ग्रो अप करेंगे। बस वही है जो रुचिता सामने बैठी है, कहाँ वो एकदम डार्क लेडी और डार्क गर्ल। और आज आई हैव डन सम मेकअप क्योंकि मुझे इवेंट के लिए भी जाना है। बट द थिंग इज व्हेन क्लाइंट सेज कि हमारी फर्स्ट चॉइस रुचिता है और इवेंट में हमें रुचिता चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें कोई और ऑप्शन आप दिखाइए, बट द थिंग इज रुचिता जैसी ही होनी चाहिए। तो अभी सर सुन के इतना अच्छा लगता है। एंड शामिनी मैम को भी मैंने सुना, संगीता से मैं बहुत अटैच्ड हूँ, बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। व्हेन आई हैव सीन हर, सबसे पहले तो मेरी मम्मी की वो फेवरेट मॉडल है, मेरी मम्मी तो उसकी बहुत बड़ी फैन है। तो और तब का दिन है और आज का दिन है, मैंने संगीता को कभी छोड़ा नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शी इज द वन जो अपने घर के अपने फैमिली के ड्रीम्स कंप्लीट करेगी और इवन सब लोग अपने फैमिली के ड्रीम्स कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमेशा फैमिली ही हमें ट्रस्ट करती है कि तुम कर सकते हो, कोई और हमें वो ट्रस्ट नहीं दिखाता है। सो द थिंग इज ये छोटी सी स्टोरी मेरी तरफ से। तो दिस द टाइम वाज देयर, डेस्टिनी में था कि हाँ ये सब कुछ चेंज होगा। हमें बोलने की छोटी सी नहीं है, ये बहुत मजबूत सी और ऐतिहासिक घटनाओं से भरी हुई स्टोरी है आपकी और आपने मिरेकल किया है। आज आपकी जिस तरह डिमांड है, बात हो रही थी मेरी कल विजय जी से भी और संगीता मैम, जिस तरह से आप लोगों को लगातार आते रहते हैं, लोगों के इनविटेशन आते रहते हैं, ये बताता है कि आपने किस तरह से इन सब चीजों को पीछे छोड़ के एक मुकाम हासिल किया। और जब दैनिक नवज्योति की ये चर्चा भी आप 2.5 लाख से ज्यादा लोग जब देखेंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कल पढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ कुछ जिंदगियां भी अगर आपकी गाथा सुन के परिवर्तित हो पाई तो हमारे मिशन में कामयाब होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए हमने आज चर्चा किया, इसको रखी है। बहरहाल हमारे साथ बहुत सारे रुचिता बोलने वाले भी लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि अभी अगर प्रियदर्शनी तक मेरी आवाज आ रही है तो प्रियदर्शनी
आप काफी देर से आप देखिए वक्ताओं से लगातार चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे पूरे इस पे आप? बहुत सारी बातें हो गई हैं और अभय जी थैंक यू सो मच, दैनिक नवज्योति थैंक यू, और जितने भी मेरे साथ में लोग मुझसे जुड़े हैं उन सभी को थैंक यू कि हम एक मंच पे साझा हो रहे हैं, इस तरह से मिल भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए इस मीडियम से ही सही, दैनिक नवज्योति के थ्रू आप और हम मिले हैं। मैं थिएटर एंड एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ, मैं आरजे हूँ, मैं वीजे हूँ, दूरदर्शन से एसोसिएटेड हूँ। बात चल रही है प्रतिभा बनाम रंग रूप। तो हमारे साथ संगीता जुड़ी है, हमारे साथ बहुत सारे विद्या मैम जुड़े, दीपा जी जुड़े। मतलब आप ही देखिए कि मुझे लगता है कि जब बात आती है प्रतिभा बनाम रंग रूप, एक टाइम था कि जो विद्या मैम ने स्टार्टिंग में बोला था कि फीमेल्स को लेकर बात आ जाती है रंग रूप, बट अब टाइम चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो रहा है, यहाँ पर मेल्स भी आ रहे हैं। हमारे साथ विजय जी और अभय जी दोनों हैं, तो अब चेंज हो गया है सिनेरियो, अब लड़कों को भी देखा जाता है, सर काला है लड़की। अब जो मुझे ध्यान नहीं है किसने कहा था, किसी ने कहा था कि वो एक टाइम आएगा, शायद सुनीता जी ने कहा था कि वो एक टाइम आएगा कि जब लड़कियां अपने लिए हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है वो टाइम आ गया है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं आया। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। तो बात चल रही है रंग भेद को लेकर, मेरे सराउंडिंग में भी ऐसे लोग रहे हैं जो थोड़े से कलर कम्प्लेक्शन जिनका हमेशा डल रहा है और वो थोड़ा सा रहे हैं। मुझे लेकर कहा गया कि यार तू तो गोरी है, तुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, जब हम स्कूल टाइम में थे। और एक एज होती है जहाँ पे गर्ल्स में बॉयज का क्रेज होता है, बॉयज में गर्ल्स का क्रेज होता है। तो ये तो तुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा, हमारा क्या होगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे परवरिश में है। अगर हम सिनेरियो चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें, बच्चों की काउंसलिंग होती है स्कूल में, आजकल काउंसलिंग सिस्टम हो गया है, सबसे पहले पेरेंट्स को बुला के हमें वो करना होगा कि हम उसमें ये चीज ऐड करें। आप अपने जो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, इधर बॉय और गर्ल, कि उनको ये बताएं कि बेटा धूप में जाकर खेलो। नो भाई, धूप में जाकर खेलने से रंग काला नहीं होगा तुम्हारा, अगर होता है तो भाई वो मैटर नहीं कर रहा है कि काले हो रहे हो कि गोरे हो रहे हो। तो हमें तो सबसे पहले परवरिश में अपनी चीजें चेंज लानी होंगी। और मैं जब चिल्ड्रन थिएटर पे काम करती हूँ, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए जब मैं काम करती हूँ, तो वहां पर भी सेम प्रॉब्लम आती है कि ये जो गर्ल है इसको ये कैरेक्टर मिलना चाहिए बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, तो मंच पे अच्छी दिखेगी। तो भैया मेकअप किस लिए है? आपने जो एक कृत्रिम चीजें बनाई है वो किस लिए है? अब मेरा मानना है कि प्रतिभा कृत्रिम नहीं हो सकती, आप ये सुंदरता कृत्रिम हो सकती है। आज के टाइम की अगर बात करें हम, अब हम पुराने टाइम की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टॉक हमारा आज चल रहा है, तो हम आज के टाइम की बात करें कि मेरे हिसाब से एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम इसलिए याद नहीं करते कि वो सुंदर नहीं थे या वो सुंदर थे, हम इसलिए याद करते हैं कि उनमें प्रतिभा थी। भले गांधी जी को अंग्रेजों ने, प्रियदर्शनी आपके थिएटर में क्या इस तरह का कोई भेदभाव होता है तो क्या करती हैं आप? मैं आपसे बहुत जल्दी से बात करना चाहूंगा क्योंकि 2-3 वक्त हमारे अभी बोलना है। जी देखिए होता क्या है कि तो जो हमारे पास में बच्चे आते हैं तो बच्चों को हम सबसे पहले यही कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव पहले तो खत्म करते हैं, चीज चाहे हाइट का हो चाहे कलर का हो। दूसरी चीज हम बात करें एडल्ट की, तो मेरी कोशिश होती है कि वहां पर हम प्रतिभा यानी कि एक्टिंग को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें बजाय आपके फिगर, बजाय आपके कलर को लेकर। तो वहां पे हम ये चीज करते हैं। काउंसलिंग करती हैं लोगों की, इस तरह से उन्हें समझाने की प्रयास करती हैं। थैंक यू प्रियदर्शनी। मैं आपको अभी रोकना चाहूंगा, समय का अभी अभाव है। बहुत अच्छी बात है। अपर्णा सहाय हमारे साथ बैठी है, वरिष्ठ अधिकारी रही है राजस्थान की। अपर्णा मैम, काफी तरह के अनुभव हैं, किस तरह की बात आप देखती हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर? बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि प्रतिभा और रूप रंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रतिभा प्रतिभा है, रूप रंग तो बहुत ही सुपरफिशियल हो सकता है। और उस प्रतिभा को उभारने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मैं आज देख रही हूँ ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स काफी कुछ महिला केंद्रित हो गया, बालिका केंद्रित हो गया कि लड़कियों के साथ में वो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है वो हो गया है ये। और वो इनइक्वालिटी को लेकर के मुझे लगता है शुरू से विद्या ने शुरू किया और आगे तक वो चलता चला गया। तो पर प्रतिभा बनाम ये आइदर और नहीं है। हाँ,
प्रतिभा प्रतिभा है, रूप रंग है, और दोनों में प्रतिभा को रूप रंग प्रमोट करता है, मैं नहीं मानती। रूप रंग है तो है, दिया है, भगवान ने दिया है, आपने कर लिया है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर अनुपमा कह रही है कि वो इंजेक्शन लगा करके ठीक कर देती है लोगों को, मेकअप से बहुत हो जाता है, आजकल तो फिल्टर्स लगा देते हैं इंस्टाग्राम में, उससे सूरतें बदल जाती हैं। लेकिन वो जो इनर ब्यूटी है, वो जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी तो पहले भी बनाने में लोग बाग, घरों में भी हमारी दादियाँ होती थी, मेरी परदादी होती थी, मेरी बुआएं होती थी, वो जो पर्सनालिटी होती थी तो उनके पास में पुरुष भी जाते थे, महिलाएं भी जाती थी, पड़ोस की भी 10 महिलाएं आती थी काउंसलिंग के लिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो वो एक प्रतिभा होती है, वो जो लीडरशिप होती है, वो एक इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं को लेकर के बात ये सही है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को हम करें तो केवल अ थिंग ऑफ ब्यूटी जस्ट टू सी, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर मैंने देखा कि मैं 36 साल तक सरकार में रही, और मुझे ये लगा कि अगर आपका रूप रंग है तो आपको थोड़ा लाइटली लिया जाता है। I'll be very frank with you, सोचते हैं कि ये केवल देखने की है, इसमें कोई ज्यादा प्रतिभा नहीं है या ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। अलग अलग फील्ड्स भी होते हैं कि एक वो कहते हैं ना बिम्बिट टाइप है, हाँ, तो वो जरूर होता है, पर पर्सनालिटी अगर आपकी है कि शी विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस, ये अपनी बात को कहती है, ये अपने काम में पक्की है, ये कायदे कानून नियम जानती है, वो सही है। अपने यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, अभी भी आप डॉक्टर मीता सिंह इज देयर, आप उनका आप देखिए, वो तो मिलिट्री में रह करके आई हैं। तो ये एक पर्सनल जो मैं मेरा व्यक्तिगत नजरिया है उसके बारे में बता रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैं रिटायरमेंट के बाद में भी बात कर रही हूँ, महिला आयोग में भी जब बात करती थी तो तब मैं ये देखती थी कि ये एक इशू था जरूर कि देखने में ऐसी है, हम इसको देखी, ऐसा देखा, ऐसी लगी तो हम इसे ले आए, और अब हम इतने परेशान हो गए, इसने हमें इतना परेशान कर दिया, जेल भेज दिया। कई ऐसे भी केसेस हुआ करते थे। तो वो कहीं ना कहीं पर आपको एक विशेषण जहाँ पर लगानी है कि तारीफ करना है तो वहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए, बुराई करनी है तो उसको ऐड कर दीजिए, वो जरूर होता है। लेकिन सरकार में मैं ये मान करके चलती हूँ कि जैसे शामिनी कह रही थी, मुझे एक दिन के लिए ऐसा नहीं लगा कि कोई ये कहे कि इसका रूप रंग अच्छा नहीं है तो फिर इसको यहाँ पर मत करिए। ये जरूर होता है कि कभी टीका लगाना है या प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगती है तो कोई ज्यादा स्मार्ट महिला है तो उसको भेज देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी स्मार्ट है उस तरह से, और बाकी जो काम में पक्की हैं तो वो प्रेजेंटेशन में उस लिहाज से हो जाएगा। आपने अच्छा पक्ष बताया कि ऐसा सोच भी है कि फेयर कॉम्प्लेक्स और बहुत अगर खूबसूरती जो आपने बात की तो ये माना जाता है कि ये लोग तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसी सोच आप बिल्कुल है जी। तो मैं ये चीज बहुत बड़े डिबेट की और आज मुझे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मालूम चली हैं, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि रूप रंग इम्पोर्टेंट है, पर शुचिता, अगर कोई साफ सुथरा है, अगर कोई वेल टर्न्ड आउट है, बहुत अच्छा बोलता है, और सबसे बड़ा मेकअप तो मैं सोचती हूँ मुस्कुराहट है, स्माइल जो है दैट इज द बेस्ट मेकअप। जी अपर्णा मैम, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे पास खूब सारे वक्ता, मीता सिंह जी जो कि मिलिट्री सीनियर मेजर डॉक्टर, और मीता मैम किस तरह का एक्सपीरियंसेस आपने दिया, खासकर जिस सेक्टर से आप लंबे समय जुड़ी हुई रही, क्या आपने वहां भी इस तरह की बातें देखी? जी मीता में आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप कुछ दिक्कत आ रही है? माइक्रोफोन अब आ रही है शायद आवाज? जी 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 अब आ रही है। देखिए, मैं तो भूतपूर्व सैनिक रही हूँ और मैं उस टाइम पर सेना में थी जब बहुत कम हम लोग थे, बहुत कम महिलाएं होती थी, और वहां पर आउटडोर एक्टिविटी होती थी तो सब लोग टैंड रहते थे, एंड नॉट वंस बट एक बार भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि रंग दबा हुआ है या काला है या मैं धूप में काली हो जाऊंगी। और जो यहाँ पे जो बात मैं रेखांकित करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सी महिलाएं हमारे देश में, और ये चिकित्सक का नजरिया जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, कि बहुत सी महिलाएं ओस्टियोपोरोसिस,
यानी हड्डियों की कमजोरी से ग्रसित हैं हमारे देश में, और उसमें विटामिन डी की कमी होती है। उनमें विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी से मिलता है, लेकिन एक जो मानसिकता है कि धूप में जाओगे तो काले हो जाओगे, रंग दब जाएगा और शादी नहीं होगी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो महिलाओं के स्वास्थ्य को ऊपर इतना कुठाराघात करती हैं। ये वाली बात जो है वो मुझे लगता है कि कलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये बात भी होनी चाहिए कि किस तरह से our health is affected because of this whole mindset which is based on गोरा and काला। तो ये वाली जो बात है ये मुझे लगता है कि इसको भी जरूर समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। और मुझे जैसे अपर्णा जी ने कहा और जैसे हमारी बाकी वक्ताओं ने कहा कि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी वो आभा जो है, वो तेज जो है, वो अलग ही चमकता है, और उसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि ये रंग आड़े आता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे देश की त्रासदी है वो ये है कि ये गोरे रंग की जड़ें भी बहुत गहरी हैं, और एक गोरी लड़की को सुंदरता का एक पर्याय माना जाता है कि सुंदरता मतलब गोरा रंग, जो कि दिस इज फाउंडेड ऑन सच नैरो विजन एंड सच इट्स अनफॉर्चुनेट। ये बहुत दुख की बात है, और इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को अपने रंग के कारण एक हीन भावना से गुजरना पड़ता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता है, जिसको बदलने की जरूरत है। और इस तरह की चर्चा, इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह के जो अनुभव साझा होते हैं, वो इस मानसिकता को तोड़ने में मदद करते हैं। तो इसके लिए मैं दैनिक नवज्योति को साधुवाद देती हूँ कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। जैसा कि दीपा ने कहा कि वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड ब्रेक दीज मिथ्स। डव जो सोप है वो इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करता रहता है बराबर, और वो रंग भेद के खिलाफ अपने एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत मजबूती से ये बात रखता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बदलाव की बयार नहीं चल रही है, लेकिन इस बयार को और तेज होने की जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। डॉक्टर मीता मैम, आपसे पूछूंगा, क्या कभी आपने जिस फील्ड से आप आती हैं, हमारे इंडियन आर्मी, क्या कहीं इस तरह के केसेज आपने देखे हो, आप तक बात कोई आई हो, जो इस तरह के रंग को लेके कहीं कोई वाकया भी इस तरह घटित हुआ? एक बार भी ऐसा नहीं, नॉट वंस। नहीं, नॉट इन इंडियन आर्मी। मैम मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस जगह आप अलग अलग जगह रही, अलग अलग जगह पोस्टिंग आपकी रहती रही, तो आपका आसपास के लोग देश भर में जी इस तरह के आपके पास कभी कोई वाक्य आता हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है इस रंग को लेके, कोई ऐसे वाक्य आपके पास आते रहे और आपने लगा कि रूरल में भी आप रही काफी? रंग को लेके तो नहीं, लेकिन हाँ जब कुछ महिलाओं की हिंसा के केसेस आते हैं, हादसे होते हैं, तो उसमें ये बात भी कही जाती है कि पति पत्नी में इस तरह के मतभेद होते हैं, परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन बातों को उछाला जाता है। ये मैं वर्तमान की स्थिति बता रही हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं औरतों को दोयम दर्जा देने वाली बात है कि कैसे न कैसे उनको उनका आत्मविश्वास जो है उसको चूर कर दो। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने बेटों को ये विवेक दें कि रंग से सुंदरता को न जोड़ा जाए, और दूसरा अपनी बेटियों को इतना आत्मविश्वास दें कि वो रंग के कारण कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं आए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत आभार आपका। मेरे ख्याल से सारे वक्ता विजय गोलछा साहब को छोड़ के मेरे ख्याल सभी बोल चुके हैं, और विजय गोलछा जी का आभारी होना चाहिए सबको कि इन्होंने काफी वेट किया है आपकी बारी के लिए। और हमको तो कमेंट एंड में ही आते हैं अभय जी। विजय, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने फिल्मों से भी जुड़े हुए रहे, मॉडलिंग से जुड़े हुए रहे, ज्वेलरी से जुड़े हुए रहे, बहुत ही मिला जुला। और सबसे अगर ये शुरुआत करें ना, तो अगर ये शुरुआती जो रंग भेद का है ना, ये हम अंग्रेज
सिक्योर हुकूमत कर पाए। अगर हमारा देश भी गुलाम हुआ ना, ये कलर की वजह से हुआ, क्योंकि ये बड़ी थोड़ी दुख की बात है। हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वेस्टर्न, कोई भी वो खराब से खराब प्रोडक्ट होगा तो हम बहुत जल्दी उनसे कन्विंस होकर वो परचेज कर लेंगे, और हमारी इंडियन ऑथेंटिक चीज को हम इग्नोर करते हैं। ये हमारे नेचर में है, चाहे स्वीकार करें या नहीं करें। उसके बाद इसीलिए तो हम गुलाम बने, क्योंकि हमने सोचा वो गोरी चमड़ी, यू नो, दे आर सुपीरियर, दे आर मोर इंटेलिजेंट। अभी भी आज एक शोरूम के अंदर एक अंग्रेज जाता है और एक हिंदुस्तानी जाता है, तो उसको इतनी प्राथमिकता देते हैं कि वो पैसे वाला होगा, गोरी मतलब फेयर स्किन मतलब पैसे वाला। और ये हमारी मिथ है, मतलब ये बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे अंदर बस चुका है और इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और ये एक्चुअली हमको शुरुआत भी अपने घर से खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहें ये सब बदलना समाज, ये सबसे पहले हमको अपने अंदर ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैंने अपने सराउंडिंग्स, मतलब मेरी कजन्स सिस्टर्स को देखा, जब वो शादी थी उनको कैसे ट्रीट मिलता था, उनकी दूसरी रियल सिस्टर उनकी गोरी थी, एंड आई सॉ वेरी नियर बाय कि कितना बड़ा डिफरेंस फील होता था। बट अभी जो जनरेशन, एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, और उसका भी मैंने इन्फ्लुएंस देखा। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ, शी गॉट मैरिड टू अ फॉरेनर गाय, और डार्क स्किन, और आज वर्ल्ड में उनका इतना बड़ा नाम है। शी इज द ओनली, आई थिंक, बनिया गर्ल समझ लो, जो वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर है, जिसने इतना नाम किया, जिसमें इंडिया का कुछ नहीं उसका यहाँ पे है। बट हैरेट्स के अंदर देख लो, हैरी पॉटर के अंदर कपड़े उसने डिजाइन किए, ओबामा's वाइफ, शी डिजाइन हर क्लोथ्स। सो यू अंडरस्टैंड। विजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे अभी संगीता हमारे बीच में बैठी है, प्रियदर्शनी बैठी है, रुचिता बैठी है, ये ऐसे नाम हैं जो सब ग्लैमर, फैशन और थिएटर इंडस्ट्रीज में नामचीन अपने आप को इन्होंने स्थापित किया। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा इन लोगों को, क्या सोचते हैं आप? सर ऑब्वियसली वो तो उस अनुभव से गुजरे, और ये फैक्ट है। हम लोग क्योंकि हमारी लैक ऑफ एजुकेशन, हमने अपने आप को सीमित कर दिया है, रंगों में ढूंढने लग गए, जाति में ढूंढने। यू अंडरस्टैंड, ये सब पार्ट है हमारे, क्यों हम बहुत जल्दी, और हम सोचते हैं अगर गोरा है तो वो स्मार्ट होगा, यू नो, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज जो उल्टी उनकी माइनस पॉइंट हम वो इग्नोर कर देते हैं, उनके जस्ट बिकॉज दे आर फेयर हम उनको प्राथमिकता देने लगते हैं, विच इज वेरी अनफेयर। क्या रास्ता देखते हैं, क्या होना चाहिए अब इस समय? सर अभी का सिनारियो तो बहुत चेंज है। अभी तो नई जनरेशन मैं देखता हूँ, अभी बच्चों को भी उनमें ऐसी कोई चीजों का इन्फ्लुएंस नहीं दिखता, विच इज वेरी गुड। मतलब मुझे तो बहुत प्राउड होता है। अभी नई जनरेशन कौन सी? फिल्मों में जो नए निर्माता निर्देशक आ रहे हैं वो? नॉट फिल्मों सर, मतलब जो अभी हमारे समाज की जो नई जनरेशन है, वो समाज के बाहर है क्या? कौन से फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, कास्टिंग डायरेक्टर? भी आप देखिए अभी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, अभी वो कैरेक्टर पे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा चीज बताऊंगा, मेरी बात से संगीता जी, रुचिता जी और प्रियदर्शनी जी, दीपा जी भी, अर्पणा मैम, शंकर मैम भी इत्तेफाक रखेंगी कि जो वेब सीरीज आई है उसमें कहीं ना कहीं इस भेद को मिटाया है जो कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए कहानियों में कितना बड़ा बदलाव आया है, कैरेक्टराइजेशन में। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो आप, कितना अपकमिंग स्टार है। नहीं, आप देखिए विजय, पुरुषों को काम मिल रहा था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पुरुषों को काम मिल रहा था, लेकिन वो जो इस कलर को लेके कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा था एक बड़े 50% से ज्यादा आबादी के साथ हिंदुस्तान की। वेब सीरीज ने कहीं ना कहीं संतुलन बैठाने की कोशिश की है, मैं इसे साधुवाद दूंगा। बिकॉज सर क्योंकि वेब सीरीज रियलिस्टिक पे ज्यादा, आप देखिए जो अभी जो चल रही है रियलिस्टिक पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रही है, और उसके अंदर उनको ऑथेंटिक कैरेक्टर्स चाहिए, उनको वो कैरेक्टर चाहिए होता, उनको फिर वो उसमें फेस नहीं चाहिए होता, उनको ऑथेंटिक लगे, वो वाला बहुत चूजी हो गए आप लोग, वो एज पर कैरेक्टर्स। कोई आप विजय, कोई आपने 2 लाइन लिखी हो इस पूरे इशू पे, आप लेखक भी हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, कोई 2 लाइन लिखी हो तो फिर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मेरे ख्याल सभी वक्ता बोल ली, और आपकी इस खुशनुमा 2 लाइनों से अपन इस सत्र को विराम दें। पर गुलाब कांटों के संग भी महका है, गुलाब कांटों के संग भी महका है, हवा कहाँ एक दिशा में ही बहती है। ये बाधाएं ही जीवन को नई राह देती है। जीवन कब एक सा रहता है, जीवन कब एक सा रहता है। हार कर भी जो टूटे नहीं, जीवन उसी का गुणगान करता है।
जीवन कब एक सा रहता है, जीवन कब एक सा रहता है। बहुत बहुत आभार विजय। अभय जी, ये तो विजय जी ने जनरल बात कह दी, लड़कियों की तरफ से क्या कहा? आप बता दो। सारी चर्चा तो महिलाओं के रंग को लेके और ये सारे स्ट्रगल की बात तो हम महिलाएं कर रही हैं। मैं चाहता था, मैं काउंटर अटैक चाहता था। जी एक सेकंड मैं इनको क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो कंपेयर भी करते हैं, मुझे उससे भी प्रॉब्लम है। कौन कहता है मर्द और औरत बराबर है? औरत तो बहुत सुपीरियर है। आप लोग क्यों, मतलब आप हमको उल्टा बढ़ना है आप तक आने के लिए। आप हमसे कंपेयर करोगे आप डाउन होंगे। ये आपने बहुत ही खुशनुमा बात कही है और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा उन महिलाओं को। दीपा मैम, 2 लाइन आपकी, 2 पंक्तियां। तो मैं तो आज क्योंकि टॉपिक रंग पे है तो वो अभी बात करते करते ही मन में आई तो मैंने लिखी कि लेकिन आप थोड़ा जल्दी सुनाएंगे मुझे। बिल्कुल, कि मेरे शाम रंग से मेरे शाम रंग से मेरा नापतोल ना कर तू। ये एक महिला अपने मन की बात कह रही है कि मेरे शाम रंग से मेरा नापतोल ना कर तू, मैं तो खजाना हूँ गुणों का, मेरी काबिलियत पर नाज कर तू। बहुत दीपा मैम, आपने चर्चा का पूरा कंपाइल जो कहते हैं निचोड़ है, मैं सैल्यूट करता हूँ इन 2-4 लाइनों में। बिल्कुल, अभी जस्ट बात करते करते मन में आई ये लाइनें, क्योंकि सारी चर्चा महिलाओं पे आज केंद्रित रही, सारे स्ट्रगल्स महिलाएं बता रही हैं अपने। आप कवयित्री हैं और अपने आप में आप जिस तरह का लगातार कविताएं लिखती हैं उसके लिए तो हम पढ़ते ही रहते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, पेपर्स में। बहरहाल मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया। बिना आप लोगों के इस संवाद जो रहा उसके बिना चर्चा अधूरी थी। मंगलवार को इसका नेक्स्ट जो सीरीज है कंक्लूजन रखेंगे, उसमें हमने कुछ वक्ताओं को बुलाया क्योंकि आज समय सीमा थी, हम सबको नहीं बुला सकते थे। आज हमने कुछ नामचीन लोगों को बुलाया है, कुछ नामचीन लोगों को मंगलवार को बुला रहे हैं और मैं चाहूंगा इसी तरह आपका एसोसिएशन दैनिक नवज्योति के साथ बना रहे। मैं अभय जोशी आपका पुनः इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।